आज से हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे। मेरे बच्चे कैमरा नीचे रख लो। अब डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर हो जाओ। देखो, आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार है कि नहीं है? कैमरे ने बेचैन कर दिया है सबको। तो अच्छा, आपको एक आध क्लास हुई थी आपकी? अच्छा, तो जो 2 क्लास हो गई है उसके आगे शुरू करें, है ना? अच्छा, बैठ जाइए, आपसे मैं पूछ लूंगा। बैठ, यही तो लोकतंत्र है मेरे बच्चे। तो हम संसद जैसा व्यवहार थोड़ी करेंगे कि कल के जिंदाबाद मुर्दाबाद। देखो, डेमोक्रेसी में असहमति होना चाहिए, सबकी बात सुनी जाती है, सबको बोलने का अधिकार होता है। किसी को अब जब कोई बोल रहा है उसमें जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, ये निहायत अलोकतांत्रिक है। तो आप क्या बता रहे थे? अच्छा, फर्स्ट क्लास है। कितने लोगों को फर्स्ट क्लास है? अच्छा, तो मेरे बच्चे, कोई बात नहीं है, मैंने देख लिया मेरे पुत्र। हाँ, तो ठीक है, फिर शुरू से बता देते हैं। अब बाकी जिनकी 2 क्लास हो गई है, वो ऑप्शन उनके पास दोनों हैं कि आप बैठे रहना चाहते हैं या अगर आप जाना चाहते 2 क्लास में। तो अब अगर किसी के लिए दूसरी क्लास है कि 2-2 बैच एक साथ हुए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब देखो, ये आपके लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा इसलिए कि देखो उसमें ये राज्य के कारण ऐसा लफड़ा हुआ है भाई। वहां पे यही दोस्तों, राज्य कई बार गुंडई पे उतारू हो जाता है। अभी सरकार कह रही है कि नागरिक केंद्रित बनाएंगे। अब मुखर्जी नगर में आपने सुविधा नहीं दी, दौड़ा दिया हम लोगों को। तो कई बार अगर 2-3 बैच एक साथ आ जाएगा तो बस समय बच जाएगा, बस आपके ही फायदे हैं, क्योंकि इस चक्कर में बहुत डिले हो गया। तो इसमें तो कई बार आपको लगता है कि मैनेजमेंट की समस्या होती है, मैनेजमेंट की समस्या नहीं है। ये सच मानो कि मतलब ये पूरी तौर पे समस्या राज्य ने पैदा की। नहीं तो पहली बार बताओ, हमें पवित्र नाला पार करके पढ़ाने आना पड़ रहा है। मेरे बच्चों, अजीब सी बात है, ऐसा भी दिन आएगा मैं नहीं सोचा था। लेकिन बात हम शुरू करें यहां से। 2-3 बात आप याद रखना। जैसे, अच्छा बेटा, आवाज देख लीजिएगा। आप एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ ली है। एनसीईआरटी सब पढ़िएगा, जिनका बैकग्राउंड हो या जिनका बैकग्राउंड ना हो, क्लास 6 से पढ़िएगा। एनसीईआरटी बड़ी जरूरी है। और मतलब अगर मान लीजिए किसी ने अच्छे से पढ़ाई कर भी, अच्छा आज अगर आपको थोड़ी गर्मी लगेगी तो 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन में सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा। तो आज चिंता मत करिए कि आप थोड़ी इसी बहाने शुरुआत तो कर देते हैं, उसके बाद 1-2 दिन में सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिएगा, कोशिश करिए क्लास 6 से पढ़िए। तो जिन लोगों ने, बाकी तो लोगों मैंने बता चुका हूं, कोई भी किताब पढ़ने से पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, देख लो इस बार के पीटी के सारे सवाल आप देखना। कई ऐसे सवाल मैं बता दूं जो किसी किताब में नहीं है, मेरी किताब में है। जैसे जो पूर्वोत्तर, अच्छा इतना भावनात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अच्छा, एक बार में बार थोड़ा सा मेच्योर बनो, तार्किक बनो। देखो बच्चों, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, देखो भावनात्मक होना मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बात आपको तर्क से भी देखना पड़ता है। तो अगर कभी आप देखना, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल वाला जो सवाल आया था वो किसी किताब में था नहीं उसका उत्तर। इसका सीधा मतलब है कि, और बेसिक सी बातें बार बार पूछी जाती है। एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या है? और मान लो कि जैसे अब जिसको इस साल ही एग्जाम देना है तो वो कोशिश करे तब भी उसको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक आपको आइडिया बन जाएगा। हमारी सबसे खराब प्रवृत्ति मैंने पहले बताया था, हमें लगता है कि पॉलिटी पढ़ने का मतलब आर्टिकल याद कर लेना, तो उससे न पीटी पास हो पाएगा न मेंस कुछ हो पाएगा। इसे कोई विचार आप बना लो और आप समझदार हो। विचार बनेगा तो तथ्य जितने महत्वपूर्ण हो काम के सब हम पढ़ लेंगे। केवल तथ्य से हम विचार तरफ जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, पॉलिटी तो हर एग्जाम में पूछा जाता है, आरओ के एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, लेकिन आईएएस में थोड़ा सा फर्क होता है। वो विचारों का तो है, कॉन्सेप्ट का है, हर चीज के तर्क है। कोई भी संविधान से ज्यादा तार्किक दस्तावेज तो कोई चीज है ही नहीं है। तो उसमें रटने की कोशिश कभी मत करो, आराम से पढ़ लो,
और हर चीज़ को समझ के पढ़ लो। तो कुछ बेसिक शब्दावली फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा जो 2 क्लासेस मैंने बता रखी है। या एक ऑप्शन ये हो सकता है कि वो 2 क्लास आपको वीडियो क्लास मिल जाए और बाकी की मैं बता दूं। अभी तो हो सकता है शुरू से। अच्छा, अब जो जिनका हो गया है इसमें थोड़ी सुविधा है तो आप शुरू से लिख सकते हैं। कुछ बेसिक शब्दावली मैं बता दूं, भाई संविधान क्या है, लोकतंत्र क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका क्या है। क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं तो हम ये मान के पढ़ते हैं कि बच्चों ने बिल्कुल बिगिन किया है। हम मान के पढ़ते हैं कि अगर जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी क्लास के समय, पढ़ाते समय तो हम ध्यान में रखते हैं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो कहाँ शुरू करेंगे? हाँ, पहला तो लिखिए कुछ शब्दावली। पहला हेडिंग क्या है? पॉलिटी, कुछ बेसिक शब्दावली। बेसिक शब्दावली में एक सिंपल सी बात है, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? समाज में। भाई हम कहा भी जाता है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। आप कहोगे नहीं सर, मेरा किसी के साथ, जब से मैं दिल्ली में आया मैं खोपचे में ही रह रहा हूँ। हम सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि न तो किसी शादी में जा रहे हैं। मानव है सामाजिक प्राणी हो। सामाजिक प्राणी का मतलब है कि भाई हम कहाँ रहते हैं, या तो हम परिवार में हैं, या स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या हम विश्वविद्यालय में हैं। जहाँ भी रहते हैं, देखिए बच्चों, यही है कम्युनिटी, ये समुदाय है। इनके अलावा अगर जीवन को रख के देखिए तो जब कहा जाता है कि हम समाज के भाग हैं, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे है जो धरती फोड़ के निकला हुआ है? मतलब भाई इसके माता पिता न हो, ऐसा कोई होगा नहीं। कोई ऐसा हो जो स्कूल ही नहीं गया हो? ऐसा भी नहीं होगा कि आप स्कूल न गए हो। ऐसा भी नहीं होगा कॉलेज न गए हो, यूनिवर्सिटी न गए हो। इसका मतलब है, और कई बार हम चर्च, मंदिर, मस्जिद ऐसी संस्थाओं में जाते रहते हैं। कई बार एनजीओ ऐसे इंस्टीट्यूशन है, वहां जाते रहते हैं। यानी पहली बात है कि जीवन में हमारा जीवन सामुदायिक होता है, यानी हम समाज के भाग होते हैं, ये सच है। अब सवाल ये है, जिस समाज में रहते हैं उस समाज में थोड़े मतभेद भी हैं, विवाद भी है। रहते समाज में है, समाज में सहयोग आपको ज्यादा दिखता है या झगड़े? दोनों प्रवृत्तियां दिखती हैं। अरे मेरे बच्चों, अगर युवावस्था में तो कई बार मैं देखता हूँ, मैं मेट्रो में जाता हूँ तो बच्चों को पीछे ऐसा सहयोग देख के दंग रह जाता हूँ। हमने कहा भाई थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ यार, इतना सहयोग ठीक नहीं है। अब कई बार कुछ लोगों से जरूरत से ज्यादा सहयोग हो जाता है, तो मेरे बच्चों सहयोग भी चलता है। आप ये नहीं कह सकते वो झगड़े ही होते हैं, लेकिन झगड़े होते हैं। और झगड़े कैसे होते हैं? मान लो परिवार में झगड़ा हो गया, परिवार तो बड़ी महत्वपूर्ण इकाई है, फिर भी झगड़े हो जाते हैं। किस बात को लेकर? अब T20 का मैच आ रहा था, उसी समय सीरियल आ रहा था राज सिंघानिया बनाम राज सिंघानिया। अब मेरे घर में झगड़ा हो गया कि कोई कहता था मैं क्रिकेट देखूंगा, अगर टेलीविजन का सेठ ही के देखने वाले 3 लोग हैं तो विवाद होगा कि नहीं होगा? झगड़ा होगा। अब सवाल है, कई बार झगड़े हो जाते हैं बच्चों, और झगड़े न हो जाए तो भी समस्या हो जाती है। अब बाबा ने बुला लिया था प्रवचन करने के लिए, जनता दौड़ गई थी 2-4 पूड़ी के चक्कर में, और मेरे बच्चों प्रवचन सुनने के बाद कुछ मिला नहीं और सीधा हरि के द्वार पहुंच गए। अब बताओ, इसलिए धर्म को, परिवार को, विश्वविद्यालय को, और कॉलेज विश्वविद्यालय में तो लड़ाइयाँ होती थी। अभी तो हमारे बच्चे इतने अच्छे हो गए हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़े के चले जाते हैं, पता नहीं चलता। हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, बम चलता था, लिटरली सच्चा वाला बम चलते थे। और मेरे बच्चों, हिंदुस्तान का एक सिटी है प्रयागराज, जहां पर कोई बच्चा पान खा लेगा, पानी की कीमत है 5 रुपए, बम कीमत है 25 रुपए, बम मार देगा, पान की कीमत नहीं देगा।
तो सवाल है, समाज में संघर्ष भी है, कोई तरीका बताइए समाज में संघर्षों कैसे दूर कर दिया जाए? कोई तरीका है आपके पास? आप सामाजिक प्राणी है कि नहीं है? यद्यप समाज कई बार हमारे लिए समस्या पैदा करता है, कई लोग समाज से बहुत परेशान हो जाते हैं, ऊब जाते हैं, क्योंकि इस उम्र में परिवार का बड़ा दबाव पर होता है। कई बार आपका परिवार के साथ झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज में संघर्ष है। समाज में संघर्ष है तो क्या ऐसा किया जाए? पहला ऑप्शन यह है, कोई ऑप्शन ऐसा हो संघर्ष ही खत्म हो जाए, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। एक ऐसा समाज बनाओ, एक ऐसे गगन के तले जहां प्यार ही प्यार पले। हो सकता है या नहीं? हो सकता है या नहीं? ओ माय गॉड, ये जवान बच्चे कह रहे हैं। दूसरा, हो सकता है या होना चाहिए? मेरे बच्चों, गांधी बाबा यही सोचा करते थे। गांधी बाबा ने कहा था राम राज्य आएगा, तो गांधी बाबा से पूछा गया, बाबा कैसा राज्य आएगा? उनका दैहिक दैविक भौतिक तापा। जीवन में दोस्तों तीन ही दुख हैं, दैहिक, सर्दी जुकाम मलेरिया खाज खुजली हैजा। कोविड दैहिक, दैविक आंधी तूफान बरसात दैविक, भौतिक बेरोजगारी होना, पैसा न होना, पार्टनर का भाग जाना, क्लास न चलना। ये कौन से दुख हैं? भौतिक। यही दुनिया में तीन ताप हैं, यही तीन तो दुख हैं। और राम राज्य कैसा होगा? जहां ये सब कुछ हट जाएगा। इसलिए, लेकिन सवाल है, ये कल्पना बार बार लोगों ने की। एक बहुत बड़ा जर्मनी का बहुत बड़ा विचारक था मार्क्स, नाम कई बार आप सुनेंगे आगे भी चल के। तो मार्क्स ने ऐसा सोचा था कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहां पुलिस ना हो, जहां सरकार ना हो, राज्य ही ना हो। क्योंकि बात याद रखिए, राज्य है तो हमारे जीवन में हस्तक्षेप है। बताइए, क्लास हम लोग वहां चला रहे थे, पीछे पड़ गया, भागो यहां से, भागो यहां से। हमने कहा, भाई भागाते क्यों हो यार तुम? एक बात याद रखो, राज्य है तो आपके जीवन में हस्तक्षेप तो है। आप लोग वजीराबाद में ही रहते हो, अब अपन जहां पे रहते हो वहां कभी 1-2 बजे रात में निकलो चाय पीने के लिए, तब तक उधर से राज्य आए 112 नंबर लेके, इधर अंदर अंदर। और ये 15 अगस्त आ रहा है, वो बार बार चेकिंग कर लेगा। इसीलिए बच्चों हमें राज्य बनाना पड़ा। इसलिए राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? समाज को रेगुलेट करने के लिए। राज्य की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम राम राज्य तो बना नहीं सकते, इसलिए राज्य हमें बनाना पड़ेगा। राज्य की आवश्यकता का मतलब है कि लोगों के व्यवहार को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ी। झगड़े का समाधान कैसे किया जाए, इसलिए हमें राज्य की आवश्यकता पड़ी। इसलिए आप देखेंगे मानवीय समाज में अनेक समुदाय हैं, विश्वविद्यालय है, विद्यालय है, परिवार है। आज तक जो सबसे बड़ा समुदाय हम बना पाए वो राज्य ही है। विश्वविद्यालय बड़ा या राज्य? परिवार बड़ा या राज्य? इसलिए राज्य के पास संप्रभुता होती है, इसी को कहते हैं संप्रभुता। इस भूभाग पर सबसे बड़ी शक्ति का नाम क्या है? राज्य। और संप्रभुता कभी आपको देखना, पुलिस की लाठी में देखना, इसे कभी राज्य सामने आए तुरंत लंबी ले लेना, वहां से भाग लेना वहां पे। विश्वविद्यालय से डरने की आवश्यकता नहीं है। टीचर कुछ भी कहते रहे कि मोबाइल रखो, तब भी मोबाइल देखना, टीचर क्या कर लेगा? इसलिए टीचर बनना है या राज्य का भाग होना है? याद रखना बच्चों, राज्य की इसी सर्वोच्च शक्ति को हम क्या कहते हैं? संप्रभुता। लिखने की बात है, फिर और एक्सप्लेन कर दे, थोड़ा लिख लो राज्य के बारे में 2-3 लाइन। थोड़ा लिखने की बात है राज्य के बारे में। पहला, राज्य। राज्य एक अमूर्त संस्था है, अमूर्त विचार है। पहला पॉइंट, राज्य एक अमूर्त, अमूर्त का मतलब जो दिखता नहीं, अमूर्त, आत्मनिष्ठ, अमूर्त कह लो, आत्मनिष्ठ कह लो। ये क्या है? मूर्त है। ग्लास क्या है?
मूर्त है जो दिखे, जिसको छुआ जा सके, जिसका स्वाद ले सके, वो क्या है? मूर्त। ये पिलर कितने हैं? 2 मूर्त है। लेकिन गर्मी लग रही है या ठीक है? कुछ लोगों के लिए ठीक है, इसे अमूर्त है। जो पर्सन टू पर्सन अलग हो जाए वो क्या है? अमूर्त। या जो सब्जेक्टिव हो जाए वो क्या है? अमूर्त। जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाए, जो एक एक व्यक्ति के लिए अलग हो जाए। इसलिए अमूर्त का मतलब है जिसको देखा न जा सके, नंबर 1, जिसको छुआ न जा सके, नंबर 2, जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई आकार नहीं है, जिसका कोई कलर नहीं है। आत्मा। शरीर अमूर्त है या आत्मा? शरीर अमूर्त है या ईश्वर? ईश्वर की लंबाई कितनी है? कलर क्या है? वेट कितना है? जिसका ना कोई कलर है, ना वेट है, ना आकार है, वो क्या है? अमूर्त। राज्य। राज्य क्या है? अमूर्त। तो जब जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसका क्लियर कट मतलब होना चाहिए। शब्दों पे ही ध्यान देना बहुत बड़ा विषय सीखने का मतलब है, इन्फॉर्मेशन नहीं, कॉन्सेप्ट और टर्म। भाई हर शब्दावली अपने अपने आप में होती है। अब हमने राज्य की बात पढ़ ली और राज्य को रटा हुआ है तो बात नहीं बनेगी। अमूर्त जब हमने शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब आत्मनिष्ठ कह लो, अमूर्त कह लो, अब्स्ट्रैक्ट। तो राज्य क्या है? अब्स्ट्रैक्ट। इसलिए राज्य को आप देख नहीं सकते, राज्य को आप देख नहीं सकते। राज्य के कुछ एलिमेंट आप देख सकते हो, राज्य नहीं देख सकते। क्या लिखा आपने? अमूर्त विचार है। तथा राज्य की सबसे बड़ी विशेषता राज्य एक अमूर्त विचार है तथा राज्य की सबसे बड़ी विशेषता किसी भूभाग विशेष पर राज्य की सबसे बड़ी विशेषता किसी भूभाग विशेष पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग है। किसी भूभाग विशेष पर सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग है। अगला पॉइंट, राज्य की इसी सर्वोच्च शक्ति को राज्य की इसी सर्वोच्च शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता, सॉवरेंटी। राज्य की इसी शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है जो पुलिस और सेना के रूप में दिखाई देती है। राज्य की इसी शक्ति को संप्रभुता कहा जाता है जो पुलिस और सेना के रूप में दिखाई देती है। अब देखो बच्चों, राज्य होता तो क्या करता? ठांस देता। अब यही फर्क है। और राज्य के सामने राज्य की जो बात नहीं मानेगा सीधे राज्य क्या कर देता है? खल्लास। टीचर की बात कोई नहीं मानता, पापा की बात तो बिल्कुल नहीं मानते बच्चे। इसलिए राज्य का मतलब क्या है? सर्वोच्च शक्ति। लॉरेंस बिश्नोई बड़ा है या राज्य बड़ा है? और एक बात याद रखो, ईश्वर बड़ा है या राज्य बड़ा है? ईश्वर नहीं। और जो अपने आप को ईश्वर बनने का दावा करते थे, बाबा राम रहीम खोपचे में गए। अरे और मेरे दोस्तों, आजकल वो जो आते हैं बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम की चल रही है, कोई राज्य की कृपा है। जिसके ऊपर राज्य की कृपा हटी, आशाराम बापू गए। इसे इस धरती पर सबसे बड़ी शक्ति क्या है? राज्य। याद रखना, भगवान, हमारा संविधान भगवान को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता। इसीलिए कई बार हम भगवान को भी सरकार के नाम से व्यक्त कर देते हैं। कई बार भगवान और सरकार को पर्यायवाची कहते हैं। मैं मथुरा गया, उनका बांके बिहारी सरकार है, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा, ये पुजारी जी क्या कह रहे हो? मैंने तो पॉलिटी में कुछ और पढ़ा था। इसका मतलब है बात सरकार की नहीं है, बात सर्वोच्च शक्ति की है। और मामला इतना ही है,
धार्मिक व्यक्ति कहते हैं कि हमारा ईश्वर सर्वोच्च है, लेकिन सवाल है एक धर्म को नहीं, हमारे यहाँ तो 25 धर्म को मानने वाले लोग हैं। अब हर व्यक्ति ये कह दे कि ईश्वर ही सर्वोच्च है, और ईश्वर, अब हमने कहीं शादी कर ली तो किसका ईश्वर का आदेश था? फिर तो ईश्वर के नाम पे कुछ भी कर लोगे। और खास तौर पे कई लोग तो, मैं तो भगवान कृष्ण का नाम लेकर 4-5 विवाह कर लेते, ऐसे बावरेपन है। अरे भगवान, ये ईश्वर का कोई शरीर थोड़ी होता है, लेकिन हम तो ईश्वर जैसा भगवान कृष्ण के, अरे जो भगवान होता है उसका कोई शरीर ही नहीं है, तो लेकिन हम प्राणी अपने हिसाब समझ लेते हैं। इसलिए मेरे याद रखो मेरे बच्चों, इस धरती पर द्वारकाधीश की चलेगी या नई दिल्ली वाले धीश की चलेगी? मोटा भाई संप्रभु है या बड़ा भाई? बस याद रखना, मोटा भाई समझ रहे हो? लिख लो मेरे बच्चों। क्या लिखा आपने? क्या लिखा? अगला पॉइंट। अच्छा, राज्य की संप्रभुता पुलिस और सेना के रूप में दिखाई देती है, लिख लिया आपने? हाँ, अगला पॉइंट। राज्य के निम्नलिखित अवयव देखे जा सकते हैं। या सॉरी, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है, ऐसे लिख लीजिए। राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप, दिखने वाला रूप। वस्तुनिष्ठ का मतलब है दिखने वाला, ऑब्जेक्टिव। राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है, और सरकार के निम्नलिखित अंग हैं। राज्य का वस्तुनिष्ठ रूप सरकार है और सरकार के निम्नलिखित अंग है। अच्छा, सरकार को एक लाइन में कहना चाहे तो हम क्या कहेंगे? पीएम, सीएम और डीएम। तो मेरे बच्चों, आप क्या बनना चाहते हो? एक बात याद रखना है, इंजीनियर कोई मतलब नहीं है। कई बार कोई डॉक्टर हमारे सामने, डॉक्टर ने कहा कि मैं बहुत बड़ा, मैंने कहा अभी खोपचे में गए नहीं हो। अरे डॉक्टर क्या बड़ा, ये डॉक्टर गलतफहमी है। कई बार हॉस्पिटल में जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, मरीज ही कूट देता है। लो, अगर संप्रभुता देखना हो, दरोगा जी से कभी मिल लेना। हम डॉक्टर से डरते हैं, दरोगा जी से। डॉक्टर तो बिला वजह डरा देता है, अभी आप ना आए होते मर जाते, ऐसे ही डरता है डॉक्टर, कुछ कर नहीं पाता। आप उसकी बात मानिए ना मानिए, लेकिन आप याद रखिए, सरकार, इसे राज्य का दिखने वाला रूप कौन है? सरकार। सरकार का मतलब है मंत्रियों का समूह, यानी सरकार में तो है पीएम, सीएम और डीएम, ये सरकार है बच्चों। और सरकार चाहे तो आप याद रखिए, बड़े बड़े लोगों के होश फाकते कर सकती है। सरकार चाहे तो सरकार को भी खोपचे में ले सकती है। केजरीवाल गए। अब बताओ, केजरीवाल को पीछे कौन ले सकता था? डॉक्टर, टीचर, धार्मिक गुरु, किसने लिया खोपचे में? क्योंकि सरकार से बड़ी सरकार। इसलिए सरकार को बस याद रखना बच्चों, सरकार मतलब है सीबीआई, सरकार मतलब ईडी, सरकार मतलब पुलिस, सरकार मतलब सीआरपीएफ। अरे मेरे बच्चों, जब सरकार चलती है, समझ सकते हो, पूरा काफिला चलता है। सरकार में रहने के डीएम साहब जब चलते हैं तब 10-10 कार काफिला चलता है, और डीएम साहब चलते हैं तो रोड अपने आप खाली हो जाती है। अब मुझे आने में देखो 10 मिनट लेट हो गया, कोई टेम्पो वाला सामने लगा देगा, हम कहा हटाओ भाई। काश मेरे पास भी वो झूम झूम वाली बत्ती होती है। एक मुझे स्कॉट अगर कोई मेरी जिप्सी कर रही होती मेरे बच्चों, धंधना के मुखर्जी नगर से 2 मिनट में, यहां आने का रास्ता 2 मिनट है का, लेकिन मैं जाम हटवा रहा हूं। हमने ड्राइवर कहा यार निकालो यार, इन लोगों को निकालो भाई, हटाओ। कोई मानने को तैयार नहीं है, झगड़ा कर लेगा आदमी। इसलिए मेरे बच्चों, आम आदमी बनने के रखना है, संप्रभुता लेनी है, ये सरकारी बन के रहना है बच्चों। एक बार तो मैं कई बार मैं क्या करूं, ऐसी कंडीशन फंस गया। एक मेरे पास पेरेंट्स थे, अपने बच्चों को लिए वाकया है, पूरा ही घटना, लेकिन सच में बता रहा हूं आपको। उन्होंने मेरे सामने बात कह दी। उनका सर देखो, एक बात मैं समझाता हूं इसको। हमने क्या समझाते हैं? उनका देखो, जीते तो गधे घोड़े भी हैं,
लेकिन अगर अधिकारी नहीं बन पाए तो गधे होकर ही जीना पड़ेगा। मैं सामने बैठा था, मतलब समझ लो एक ही बात कितने बड़े मतलब थे। मुझे अपमान का घूंट पी के रहना पड़ा है मेरे बच्चों। इसलिए मैं अपने सारे अगली पीढ़ी से यही कहता हूं, क्या बनना है, लिख लो मेरे बच्चों। इसलिए ये सब मत करना, पेमेंट पेमेंट पैसा ये सब मत देखना। एक बार सरकार में बन जाओ, उसके बाद तो मैं तरीका बता दूंगा पर कैसे पैसा कमाओ। जाओ तब तो पहले। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट भूभाग। पहला पॉइंट है टेरिटरी, भूभाग। पहला भूभाग, भूभाग के आगे लिख दीजिए। पहला क्या है? भूभाग। भूभाग के आगे राज्य एक भौगोलिक विचार है। राज्य एक भौगोलिक विचार है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है। और जिसका भूभाग नहीं उसका राज्य सरकार संभव नहीं है। जिसके पास भूभाग नहीं है उसकी राज्य सरकार संभव नहीं है। जिसके पास भूभाग नहीं उसकी राज्य सरकार संभव नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बता दें, फिलिस्तीन का झगड़ा आप देख रहे होंगे। फिलिस्तीन का आज भी तय नहीं है कि उसके पास टेरिटरी कौन सी है। इसराइल का राह हमारी है, फिलिस्तीन का राह हमारी है। तो जब तक भूभाग तय नहीं होगा न तो राज्य बनेगी न सरकार। और सही रूप में सरकार और राज्य के बीच अंतर तो मैंने बता दिया, फिर भी दोनों को हम समानांतर तरीके से यूज करते हैं, इंटरचेंजेबल। भाई फिलिस्तीन का मामला देख लीजिए। आप कोई ऐसी सरकार मुझे बताइए, आप कोई ऐसा राज्य बताइए जिसका कोई भूभाग ना हो, आप बता ही नहीं सकते। हाँ, कई बार लोग सरकार बाहर बना लेते हैं। तिब्बत की सरकार हमारे यहाँ हिमाचल में है, लेकिन कुल मिला के बस ऐसे ही है। कमाल की बात, तिब्बत से भगोड़े हैं वो। तो तिब्बत का भूम उनके पास है, भूम किसी और के पास है। अरे मेरे बच्चों, ये तो वही बात हो गई, धर्मशाला में बैठ के तिब्बत को सरकार चलाने वाली बात ऐसी हो गई कि मेरे पास किसी का फोटो है और मैं मान के बैठा वो मेरा है। फोटो होने से कोई हो जाता तो मैं 2-4 फोटो रख लेता जेब में। फोटो होने से कोई होता है, कुछ और भी करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। अगला जनसंख्या, लोग। अगला पॉइंट क्या है? जनसंख्या। जनसंख्या डैश आप लिख लो। अंटार्कटिका भूभाग है, अंटार्कटिका में भूभाग है। अंटार्कटिका में भूभाग है लेकिन लोग नहीं है, आबादी नहीं है। अंटार्कटिका में भूभाग है लेकिन लोग या आबादी नहीं है। इसीलिए यह राज्य नहीं है। इसलिए यह राज्य है नहीं है। तीसरा पॉइंट, अच्छा बस एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए चारों एलिमेंट किसके हैं, राज्य के, सरकार के, जो भी के लिए, राज्य सरकार समानार्थक है। सरकार के 3 अंग हैं लेकिन एलिमेंट पूछा जाए सरकार के एलिमेंट 4 हैं या राज्य के एलिमेंट 4 हैं, तो तीनों होगा 4। भाई राज्य सरकार में डिफरेंस केवल टेक्निकल है, यानी राज्य का दिखने वाला रूप क्या है? सरकार। तो सरकार के 4 अंग कह लीजिए, राज्य के 4 अंग कह लीजिए, बात एक है। हाँ, सरकार के 3 अंग होते हैं, आगे आपको बता देंगे। तो अगला लिख लीजिए, अगला पॉइंट। अगला क्या है? सरकार। अगला है सरकार। भूभाग और जनसंख्या होने के बावजूद, भूभाग और जनसंख्या होने के बावजूद फिलिस्तीन
भूभाग और जनसंख्या होने के बावजूद फिलिस्तीन राज्य नहीं है। भूभाग और जनसंख्या होने के बावजूद फिलिस्तीन राज्य नहीं है क्योंकि फिलिस्तीनी की सरकार नहीं है। क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार नहीं है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर किसी ने कुछ फिलिस्तीन के बारे में सुना होगा तो कहे नहीं नहीं सर, सरकार तो है। महमूद अब्बास उधर पश्चिमी किनारे में है, महमूद अब्बास इधर वेस्ट बैंक में है, हमास की सरकार गाजा में है। कुल मिला के सरकार नहीं है, वो पंचायत है बस, केवल जैसे हमारे यहाँ गांव में नहीं होती पंचायत, सरपंच, उतनी ही ताकत है। और सरपंच किसी से कुछ नहीं करवा सकता। सरपंच जाकर बस ये कह सकता है कि भाई साहब ऐसा मत करना, ऐसा करना। लोगों ने बात सुन लिया ठीक है, नहीं बात सुन लिया तो नहीं ठीक है। एक बार सरपंच गए पंचायत भवन में, 2-4 बच्चे बैठ के पी रहे थे। सरपंच ने कहा अरे भाई साहब यहाँ पे पीना उना मना है। अब सीधी सी बात है, सरपंच की बात कौन मानता है? तो पंचायत ओटीटी में देख लीजिए, पंचायत मूवी जो है, पंचायत सीरीज है कि नहीं, तो पता चला सरपंच की बात तो कोई मानता ही नहीं। तो पर सरपंच की बात, जिसकी बात में कोई बाध्यता ना हो। एक बार याद रखिए, सरकार में एलिमेंट क्या होना चाहिए? बाइंडिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। सरकार कहे और आप न माने तो उसके पीछे दंड का प्रावधान होना ही चाहिए। यही सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार हो किसी को कंट्रोल ही न कर पाए तो सरकार नहीं है। सरकार हो कोई हमारे ऊपर हमला कर दे, वो सरकार नहीं है। इसलिए फिलिस्तीन में सरकार और राज्य नहीं है, सरकार और राज्य है ही नहीं है। अब यही बात मारामारी चल रही है कि राज्य बनाया जाए न बनाया जाए, सरकार बने कि न बने, हो नहीं पा रहा है। अंतिम विशेषता क्या है? संप्रभुता। अगला हेडिंग क्या है? संप्रभुता। तो राज्य या सरकार के 4 एलिमेंट कौन से हैं? भूभाग, लोग, सरकार और संप्रभुता। अगला लिख लीजिए। संप्रभुता, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता जो उन्हें बता भी रखा है, बस एक लाइन, यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जिसका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य की आज्ञा बाध्यकारी होती है। बाध्यकारी अंडरलाइन, बाइंडिंग। राज्य की आज्ञा बाध्यकारी होती है जिसकी अवहेलना पर, राज्य की आज्ञा बाध्यकारी होती है जिसकी अवहेलना पर दंड का प्रावधान होता है। जिसकी अवहेलना पर दंड का प्रावधान होता है। इसलिए संप्रभुता एक भूभाग विशेष पर, इसलिए संप्रभुता एक भूभाग विशेष पर, संप्रभुता एक भूभाग विशेष पर, संप्रभुता एक भूभाग विशेष पर राज्य के दंड प्रयोग की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता एक भूभाग विशेष पर राज्य के दंड के प्रयोग की सर्वोच्च शक्ति है। यह संप्रभुता है। अच्छा, कई बार आप देखेंगे दंड का प्रयोग कुछ ऐसे भी लोग कर देते हैं जिनके पास शक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे परिवार के मुखिया, पिताजी की पिटाई कभी हुई कि नहीं? पिताजी ने आपको पीटा कि नहीं पीटा है? मम्मी ने? तो ये बताइए, पिताजी को मम्मी को विधि के हिसाब से पीटने का अधिकार है कि नहीं है? नहीं है। इसे कई बार हमें संविधान पता ही नहीं होता और पिता कूटते रहते हैं। हमारे तक कहावत है
हम संप्रभुता से तो पिटे नहीं, पिता से ही पिट रहे हैं। तो संप्रभु पिता है या सरकार है? एक बात आपको याद दिला दें, पिता तो नाजायज रूप में पीटते रहते हैं, उनको कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। आपको मैं बता, अच्छा हमारी आदत यही रही है। नॉर्वे में गए 1000 भारतीयों ने विदेश मंत्रालय से प्रार्थना की है कि हमारे बच्चे वापस दिलाई दिया है। तो आप कहोगे उनकी गलती क्या थी? 1000 इंडियन सिटीजन को नॉर्वे सरकार ने उनके बच्चे छीन लिए हैं। तो आप कहोगे गलती क्या है? अब हमारे यहाँ तो माँ है, बच्चा रोए, एक थापड़ दे दनादन। अगर नॉर्वे में, यूरोप में, फिनलैंड में आप किसी माता पिता ने बच्चों को पीट दिया तो आप समझिए बच्चा तो छीन ही लेगा, आप भी जेल में गए। टीचर, और हमारे यहां तो देखो दोस्तों, टीचर जब देखो तब बच्चे को धुन दिया। माता पिता, धुनने की शक्ति केवल संप्रभु के पास है, और वो भी मारने पीटने की शक्ति नहीं है, जेल में बंद करने की शक्ति है। मारने पीटने की शक्ति थोड़ी है। इसे देखो, अभी हमारे नया जो लॉ लाएगा उसमें क्या कहा गया है? पुलिस को मारने की शक्ति नहीं है, पीटने की शक्ति नहीं है। अपराधी के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप लाइए। अभी तक हमारे यहाँ क्या होता था? अपराधी को पकड़ के थाने में उल्टा लटकाया जाता था और दे धनादन, दे धनादन। अब मान लो कोई गलत ही आदमी पकड़ के आपने इतना पीट दिया और बाद में अपराधी था ही नहीं, अब कैसे लौटाओगे उसको? और हमारे यहाँ बड़ी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए कई बार राज्य को भी हिंसा करने की इजाजत नहीं है, लेकिन राज्य हिंसा तभी करता है जब उसके ऊपर लोग हिंसा करने लगे। अब दो धार्मिक समुदाय के लोग आपस में लड़ जाए, राज्य क्या करेगा? समझाएगा वहां जाके? नहीं। राज्य सीधे, राज्य समझाने वाली संस्था नहीं है। एक बार एक पुलिस स्टेशन में गया, चोरी वोरी के मामले में FIR करवाने, तो वहां पे दरोगा जी थे, मुझे उपदेश देने लगे कि देखो आजकल तो समाज है ही नहीं है, लोग एक दूसरे को जानते नहीं, चोर कैसे घुस जाता है। हमने कहा सर ये बताओ आपका काम क्या है? आप संप्रभु हो या प्रवचन देने वाले बाबा रामदेव? उनका नहीं, मैं तो संप्रभु हूं। मैंने कहा फिर आपको एक्ट करना चाहिए। आपको समाज के अच्छे बनाने वाला काम करने का दायित्व तो नहीं है, वो काम हम लोगों को दिया गया है जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसे मेरे दोस्त काम बटे हुए हैं। पुलिस का काम क्या है? लठ चलाना। लेकिन इस बार अभी दंड में कहा गया कि सामुदायिक सेवा दी जाएगी। अब कैसे होगी आने वाले समय बताएगा। कुछ अपराधों के लिए व्यक्ति को कहा जाएगा समाज की जाके सेवा करो। पश्चिमी देशों में कई बार ऐसा है। पश्चिमी देशों में अगर कोई अगर शराब पीते हुए वाहन चलाता पकड़ लिया गया तो उसको बाकायदा कहा जाएगा कि चरख में जाके 5 दिन तुम जूता चप्पल साफ करो। ये सामुदायिक सेवा है। ये सब राज्य ही तय करता है। तो आप बताइए 1 जुलाई से देश का नया कानून लागू हो गया, मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे? मानेंगे, मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो क्या होगा? यही है संप्रभुता। यही संप्रभुता है मेरे बच्चों। बाकी दुनिया में कुछ हो रहा है, मानो ना मानो। हमारे माता पिता रोज ही कुछ न कुछ कहते रहते हैं, ऐसे करो, सुबह उठ जाओ। हम कहते बेकार का, तो हमको लगता है ये बेकार का प्रवचन देते रहते हैं। माता पिता की बात हम नहीं मानते क्योंकि उनके पास लठ चलाने की शक्ति नहीं है। बाकी की बात मानना पड़ता है। और इसलिए आजकल तो ये है, अगर पति ने पत्नी को ठोंक दिया वो भी जाएगा जेल में, वो जमाना नहीं रहा। और क्या साउंड क्लियर नहीं है? अब हेडिंग चेंज कर लीजिए, हेडिंग चेंज कर लीजिए। राज्य मैंने बता दिया, अगला हेडिंग राष्ट्र क्या है लिख लीजिए, क्योंकि ये शब्द बार बार बाद में आपने पूछे तो पहले ही मैं बता दूं कि राष्ट्र क्या है। एक बात याद रखना बच्चों, कई बार जो हमारे क्लास में बगल में बैठा हुआ है उससे भी तनातनी रहती है। कई बार बगल में बैठे खोपचा को ऐसे करे जा रहे हैं। पास रहने से भी मोहब्बत हो जाए जरूरी, और 7 समुद्र वाले पार बैठे आदमी से मोहब्बत हो जाए, ऐसा हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चों दिल तो पागल है। एक बात याद रखो, जुड़ाव भूगोल का होता है या दिल का होता है? कैसे जोड़ते हो दिल? भाई आप कह रहे हो दिल का जोड़ा होता है। एक बात याद रखना, राज्य क्या है? भौगोलिक विचार है। राज्य सरकार भौगोलिक विचार है, यानी संप्रभुता है। एक बात याद रखो, भारत में एकता क्यों है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी फौज तैनात है, इसे एकता है।
मैं नागालैंड गया। नागालैंड में जब किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि मुझे इंडिया जाना है। मैं कहा, हैं इंडिया जाना है? तो कहा ये क्या है? मैं कहा, नागालैंड। उनका मैंने कहा गंदी बात, ये भी इंडिया है। आप ये कहो कि हमें नई दिल्ली जाना है। उनका नहीं, हमें, इसका मतलब है दोस्तों, भूभाग तो इंडिया मतलब हमारा घर। आपके घर में ही रह के एक बच्चा आपसे विद्रोही बना हुआ है, घर में ही रह के मोहब्बत कहीं और से कर रहा है। गड़बड़ है बात की नहीं? एक ही छत के नीचे रहने वाले लोगों के बीच में दीवारें होती कि नहीं? दीवारें होती हैं। दीवारें वाली नहीं है, मन की दीवार होती है बच्चों। इसलिए भूभाग में रहने वाले लोगों के बीच में प्रेम मोहब्बत हो जाए जरूर नहीं, एकता बन जाए जरूर नहीं है। कई बार कश्मीर में भी हम गए। कश्मीर अभी तो कंडीशन चेंज हो, लेकिन एक जमाना था इंडिया आउट, इंडिया आउट। हमने कहा इंडिया आउट, ये क्या है? क्या कश्मीर? और हमने कहा कश्मीर तो इंडिया का पार्ट है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते। हमने कहा मान लो। क्यों नहीं मानते मेरे बच्चे? इसलिए एकता पैदा करना है, प्रेम से ले या लठ दिखाते रहे। इसलिए मेरे बच्चों, हम सब धमकाने से काम नहीं चलता। देखिए पुलिस की समस्या क्या है? सीआरपीएफ। कश्मीर में हमने सीआरपीएफ की सबसे ज्यादा बटालियन लगा रखी है। नागालैंड में पूरी हमारी जो सैन्य बल है वो तो 2/3 नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में है। इसके बावजूद परिस्थितियां नियंत्रित नहीं हो रही है, क्योंकि लोगों का प्रेम मोहब्बत कहीं और शिफ्ट हो गया है। अब कश्मीर में रहने वाले लोगों का प्रेम हो जाए पाकिस्तान के साथ, थोड़ा सोचने वाली बात है कि नहीं बच्चों? अरे हमने कहते प्रेम शिफ्ट कर दो दिल्ली के साथ। अब वहां एक अलगाववादी नेता थे, विवाह किया पाकिस्तान में। हमने कहा अरे यार हमारे यहां भी लोग हैं, देख लेते हैं यार। अब यही बात सानिया मिर्जा ने कोई गड़बड़ नहीं किया। वह सानिया मिर्जा भारतीय हैं, भारतीय होने पर स्वभाव से विवाह कर लिया, वो बहुत अच्छी बात है। और मैं तो सीमा खोज रहा था, सीमा है कहां? मैं तो मिलने कई प्रयास किया, बस उसे मिल नहीं पाया बच्चों। बात किया है, देखो इसे राष्ट्र क्या है? समूह है। और राज्य राष्ट्र भी पर्याय है। सच मानो, सरकार राज्य पर्याय के रूप यूज करते हैं, राष्ट्र राज्य पर्याय के रूप यूज करते हैं। राष्ट्र भी क्या है? समूह है, सबसे बड़ा समूह। राष्ट्र कौन है? राज्य ही तो है। लेकिन इसको फिर हम राष्ट्र हमने क्यों रख दिया? 2-3 लाइन लिख लो, जो मैं बता रहा हूं उसी को लिख लो। अब देखो, लिखने की लैंग्वेज अलग होती है, बताने की लैंग्वेज अलग होती है। कैसे? आप लिख लो। पहला पॉइंट, राष्ट्र व्यक्ति की एक सामूहिक पहचान है। राष्ट्र व्यक्ति की एक सामूहिक पहचान है। अगला पॉइंट, यह समूह के बीच विद्यमान एक भावनात्मक एकता है। राष्ट्र एक सामूहिक पहचान है, यह समूह के बीच विद्यमान एक भावनात्मक एकता है। हमने किस शब्द का प्रयोग किया? भावना। भावना को देखा कभी आपने? इसलिए मेरे बच्चों, कई बार अब भावना को देखा कि नहीं? अच्छा अभी दिखाएंगे। अगला लिखो, अगला लिखो। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक एकता को बढ़ावा देता है। राष्ट्र का विचार मनोवैज्ञानिक एकता को बढ़ावा देता है, जो भाषा, प्रजाति, धर्म, के आधार पर निर्मित होती है। जो उस भाषा, प्रजाति, धर्म के आधार पर निर्मित होती है। अगला पॉइंट, इस दृष्टि से फिलिस्तीन एक राष्ट्र है। इस दृष्टि से फिलिस्तीन एक राष्ट्र है। इस दृष्टि से फिलिस्तीन एक राष्ट्र है, जहां
जहां लोगों के बीच एक भावनात्मक एकता विद्यमान है। और अगला पॉइंट, इस भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। इस भावनात्मक एकता को बनाए रखने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। प्रशासनिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है, जिसे सरकार कहा जाता है। जिसे सरकार कहा जाता है या जिसे राज्य कहते हैं। जिसे सरकार या राज्य कहते हैं। अब आप देखिए, इसका मतलब है, अब फिर आपको बता दें, अगर राष्ट्र भावनात्मक एकता है तो इस बात को ऐसे समझिए, दुनिया में राष्ट्र है और राज्य नहीं है तो विचार चल ही नहीं पाएगा। राष्ट्र भावनात्मक एकता है। अब देखिए, भावनात्मक एकता होने के लिए शासन का प्रबंध तो होना चाहिए। इसलिए आप देखोगे हमेशा हम राष्ट्र राज्य को पर्याय के रूप में बोलते हैं। हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र तो राज्यों का संघ है। राज्य और राष्ट्र को पर्याय के रूप में बोलते हैं, फिर भी टेक्निकल डिफरेंस है। राज्य का मतलब है सरकार, सरकार का मतलब तीन अंग, सरकार का मतलब है पुलिस और सेना, राष्ट्र का मतलब है सामूहिक पहचान, भावनात्मक एकता। इस बात को ऐसे समझिए, बारबाडोस में आप जीते या इंडिया जीता, ये सामूहिक पहचान है। हमें लगा हम ही जीत गए, ये हमारी सामूहिक पहचान है। सामूहिक पहचान का मतलब इंडिया। अब इंडिया जीता कैसे, ये बात हमें प्रतीक के रूप में कैसे पता चले? तिरंगा। तिरंगा, इसलिए आप देखोगे हर राष्ट्र अपना कुछ प्रतीक रखता है। तिरंगा रखेगा, राष्ट्रगान रखेगा। इसलिए ये तिरंगा है, 125 करोड़ भारतीयों का सेंटिमेंट है। ये सेंटिमेंट है, साइकोलॉजी है। इसलिए हमने कहा कि अब आप कहेंगे क्या भारत राष्ट्र है या नहीं है, तो भारत का एक संविधान है। अब आप समस्या तब आती है जब आप कहोगे कि भाषा धर्म जाति के आधार पर राष्ट्र बनता है, इसलिए राष्ट्र भावनात्मक है। भाई, भाषा धर्म जाति ये तर्क का विषय नहीं है, खून का संबंध। आप याद रखिए, माँ के साथ इतना अच्छा रिलेशन क्यों होता है? वो ब्लड रिलेशन है, वो भावना का संबंध है। वो उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता। जहां तर्क होता है वहां भावना खत्म हो जाती है, और जब भावना होती है वहां तर्क पीछे जाता है। इसलिए मेरे बच्चों, किसी के साथ संबंध तभी चलता, कई बार हम बड़े गलतफहमी में रहते हैं कि कोई हमारी दिल की आकांक्षा समझ रहा है, नहीं समझेगा। समय समय पर गिफ्ट देना जरूरी है। अब आप सोच रहे हो कि मैं तुम्हें चाहता हूं वैसे मरने वाला जिंदगी, ये सब फिलॉसफर शायरी मत करिए। उसको हर हफ्ते बर्थडे पे अच्छा से गिफ्ट दे दीजिए, अपने आप संबंध ठीक रहेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं कैसे समझ पाऊं कि विराट कोहली का सूर्या का राष्ट्र प्रेम है? जब वर्ल्ड कप जीतने के बाद झंडा लेके दौड़ा, उस झंडे से कुछ कुछ हुआ आपको कि नहीं हुआ? यही तो प्रेम है मेरे बच्चे। बजा लो बजा लो। यही यही नियंत्रण चाहिए बच्चों पर। अभी बजा रहा है कोई जो नहीं बजना चाहिए। अब ये सब तो देखो, अब बच्चों का कहने की, लेकिन मेरे बच्चों यही राष्ट्र है। अब आप कहोगे सर भारत में तो एक जाति नहीं, एक धर्म नहीं, एक भाषा नहीं है, फिर राष्ट्र का निर्माण कैसे हो? इसलिए केवल भावनात्मक एकता से कहीं राष्ट्र नहीं बनता। भाई, परिवार में भावनात्मक एकता बहुत है, घर ही नहीं है, कैसे भावनात्मक एकता बनेगी? इसीलिए भारत में एक संविधान है, एक नागरिकता है, एक पहचान है। क्योंकि एक भाषा और एक राष्ट्र का विचार इतना कठिन है, कॉम्बिनेशन हो नहीं पाता। आइसलैंड जैसे छोटे देशों में संभव है, जर्मनी में। अब जर्मनी में आप देखोगे, यूरोप में ज्यादातर राष्ट्र लैंग्वेज के आधार पर बने। आज तो जर्मनी में केवल जर्मन स्पीकर्स नहीं है, बाकी भी हैं। अब इंग्लैंड में अंग्रेजी के अलावा वेल्स और स्कॉटिश भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो अगर आप ये चाहो कि एक ही धर्म हो, एक ही जाति हो, मामला बनता नहीं। वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारी, और आप जानते हैं पाकिस्तान का दुख और इसलिए बढ़ गया कि इंडिया जीत गया। मेरे दोस्तों, अगर कोई दोस्त है फेल हो जाए दुख हो जाता है, लेकिन टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है।
अब आप देखो, जब जब मैं इंडिया में, जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की समीक्षा करने बैठा था कि वहाँ हारी क्यों टीम, तो उसके एक पीसीबी के पूर्व चेयरपर्सन बता रहे थे, उन्होंने कहा हमारे टीम में राष्ट्रवाद नहीं है, एकता नहीं है, कोई कह रहा है सिंधी है, कोई बलूची, कोई पश्तूनी, और क्रिकेट टीम में एक तरीके से डिवीजन हो गया है, एकता नहीं है। इसे राष्ट्रवाद किसका नाम है? एकता के साथ। एकता के साथ एकता नहीं, भारत माता के साथ एकता। इसलिए दोस्तों, राष्ट्र हमेशा माँ होता है, क्योंकि हमारी और माँ के बीच का संबंध क्या होता है? सबसे गहरा होता है, जो सेंटिमेंट पे होता है, साइकोलॉजी पे होता है। इसे राष्ट्र क्या है? हमारी निष्ठा का सर्वोच्च केंद्र है। इसलिए आप देखो दोस्तों, अगर कोई ये कहता है मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो ये बात थोड़ी विवादास्पद है। हमें भारतीय होने पर गर्व है, राष्ट्र की बात है। अब हिंदू होइए, मुस्लिम होइए, कोई कहे मैं तमिल होइए, तेलुगु होइए, कन्नड़ी होइए, पंजाबी, जो मर्जी होइए, पहले क्या होइए? भारतीय। यही राष्ट्र है। तो राष्ट्र प्लस सरकार इज इक्वल टू राज्य। बिना राष्ट्र के सरकार बन जाएगी तो थोड़ा भावनात्मक एकता नहीं होती। और जब भावनात्मक एकता नहीं होगी तो कहाँ कहाँ डंडे लेकर घूमते रहोगे अब? अरे भावनात्मक एकता तो होनी चाहिए। इसलिए पार्टनरशिप भी तब चल पाती जब भावनात्मक एकता हो। अरे बच्चे आजकल बिगड़ जाते हैं, अगर डांट फटकार के उनको रखो। अब मान लो किसी का मोबाइल बज गया तो मैं उसको क्लास से निकाल दूं तो वो मेरी दुश्मन हो जाएगी ना। तो प्यार से समझाना है या ठांस के? इसलिए ये है राष्ट्र। अब सवाल है, हेडिंग चेंज कर लीजिए। यानी एक बात तो तय हो गई, सरकार के बिना शासन नहीं चल सकता, ये बात तो तय हो गई। लेकिन एक कंफ्यूजन तब आता है, क्योंकि जमा कई दुनिया में आज भी ऐसे राज्य हैं, अब आप पूछोगे सरकार क्या है? एक व्यक्ति ही सरकार है, कहीं एक व्यक्ति सरकार है, कहीं एक परिवार सरकार है। यानी दुनिया में राज्य सरकार पर्याय है, राष्ट्र राज्य पर्याय है। ये बात स्पष्ट होगी? कोई संदेह हो तो आप बताइए, तो आगे बढ़े। कोई संदेह तो नहीं है? यानी बात को ऐसे कह ले, जहां राज्य होगा वहां राष्ट्र हो जाना चाहिए, और अगर जहां राज्य है और राष्ट्र की भावना नहीं है फिर राज्य बटेगा, फिर राज्य बट जाएगा। लेकिन जहां राष्ट्र है और राज्य ना हो तो राष्ट्र अपने आप में नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोई भूभाग तो होना चाहिए, कोई सरकार होनी चाहिए, कोई रहने का इंतजाम तो होना चाहिए। लेकिन राष्ट्र है भावनात्मक, राज्य भावनात्मक नहीं है। राज्य भौगोलिक है, राष्ट्र भौगोलिक नहीं है। क्योंकि बाहर अमेरिका में बैठे वाला व्यक्ति भी भारत साथ मोहब्बत कर सकता है। अरे 40 लाख भारतीय तो अमेरिका में काम कर रहे हैं, फिर भी उनकी निष्ठा कहाँ है? भारत के प्रति। तो राष्ट्र के लिए भूभाग मैटर नहीं करता, राज्य के लिए भूभाग मैटर करता है। तो अंतर भी है, पर्याय भी है। लेकिन सवाल ये तय हो गया कि बिना राज्य सरकार के हम नहीं रह सकते। मुद्दा दूसरा है, अब राज्य सरकार आवश्यक तो है, लेकिन सवाल है कई जगह तो एक व्यक्ति ही राज्य है। तो आप कहेंगे सर व्यक्ति ही राजा महाराजाओं के जमाने तो ऐसे हैं, और आज भी दुनिया में तमाम है। म्यांमार में चले जाओ, कुछ सैनिकों ने पूरे शासन पर कंट्रोल कर रखा है। पश्चिम एशिया में चले जाओ, वहां पे रॉयल फैमिली है, राजा महाराजा हैं, एक ही सरकार है। लेकिन सवाल यह है, मानव के सामने बड़ी गंभीर समस्या आई है। वो समस्या हमारे संविधान निर्माताओं के सामने भी आई थी। सरकार रहे तो समस्या, सरकार न रहे तो समस्या। सरकार रहने पे क्या समस्या होती है? जब मैंने कोई शब्द का प्रयोग किया तो आप उसकी भावना समझिए। सरकार रहने पे क्या समस्या होती है? सरकार रहने पे क्या समस्या होती है? अभी चीन से अब देखिए, चीन में पूर्व 2 रक्षा मंत्रियों को सीधा खोपचे में डाला गया, और शी जिनपिंग ने क्या कहा? तुम्हारे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, पीछे खींच दिया। म्यांमार में सरकार के कारण दोस्तों हमें यहां विस्थापित होना पड़ा, क्लास हाउस लेके। किसने विस्थापित किया हमें? समस्या है, अच्छी बात है। आप जाना चाहते हो मेट्रो में क्लास है, जल्दी से बैठ के जाना चाहते हो, सीआई से खोपचे में मैं चेक करूंगा, और बिला वजह ऐसे करता है। हमने कहा भाई गुदगुदी हो रही है, चुप कर। फिर भी ऐसे छूता रहता है। मैंने कहा निजता का अधिकार है भाई, छूते क्यों हो तुम? कहा हमारा अधिकार है। हमने कहा कोई टेक्नोलॉजी बदलो,
दूर से स्क्रीनिंग कर लो, उसमें भी खतरा है, पता नहीं क्या क्या देख ले। अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, सरकार समस्या है या समाधान है? ये लफड़ा फंस गया। यानी यही दोस्तों, जीवन में यही कठिन, जीवन इतना सरल होता नहीं। अगर जीवन इतना सरल है इसका मतलब तो फिर जीवन में हर जगह चैलेंजेस हैं, हर जगह दुविधा है, और ये कि दुविधा इतनी जटिल होती है। तो अब समस्या इसलिए आ रही है, सरकार है तो हमारी आजादी सीमित हो रही है, सरकार नहीं है तो फिर अंडरवर्ल्ड होगा। आप याद रखिए, जहां सरकार नहीं है वहां जंगल का शासन है, जहां सरकार नहीं है वहां कब किसको कौन मार देगा पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने एक ऑप्शन लिया, सरकार तो रहेगी लेकिन सरकार की शक्तियों को सीमित किया जाए। और ये क्या इनोवेटिव आइडिया था, क्या जबरदस्त आइडिया अमेरिकन लेकर आए, जो पहले ही यूरोपीय कह चुके थे। नहीं तो जमाना था राजा महाराजा की सरकार, और कई बार दोस्तों राजा महाराजा की बातें सुन के मुझे बड़ा खराब लगता है। ये राजा महाराजा में शासन तर्क हमारे खिलाफ जाता है। और राजा क्यों है? इनके पिता राजा थे। कमाल की बात है, ये कैसे मान ले? पिता थे तो बच्चे में भी गुण है क्या? और फिर राजा क्यों है? क्योंकि ये बहुत पुराने जमाने शासन करते थे। ये तर्क को सेटिस्फाई तो नहीं करता। इसे याद रखिए, आज की दुनिया तार्किक है, और तार्किक दुनिया कहती है सब बराबर हैं या असमान हैं? सब बराबर हैं। तो सब बराबर है तो एक ही व्यक्ति शासन करेगा, शासन में सबको भागीदारी दी जाए, सबको भागीदारी दी जाए। इसलिए आप देखोगे पहले दुनिया में एक कल्पना चलती थी, पहले राजा महाराजाओं के शासन के पीछे मूल विचार क्या था? दुनिया में कुछ ही लोग बुद्धिमान विवेकपूर्ण होते हैं, बाकी सब तो ऐसे गाजर मूली होते हैं, उन पे कंट्रोल करते रहो। आज इस विचार को चैलेंज कर दिया गया है। इसे अब सरकार को नियंत्रित कैसे किया जाए, सरकार की शक्तियों को सीमित कैसे रखा जाए, इसी बात को चिंता हुई। और सरकार की शक्तियों को सीमित करने का नाम क्या है? संविधानवाद। हेडिंग चेंज कर लीजिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए, संविधानवाद। किसी बच्चे ने पूछा राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र में क्या अंतर है? राष्ट्र एक है, और 193 राष्ट्र को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र, एक राष्ट्र नहीं। क्या लिखा आपने? संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद, पहला पॉइंट। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा विश्व के लिए एक नायाब विचार दिया गया। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा विश्व के लिए एक नायाब विचार दिया गया, जिसके अनुसार उन्होंने सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए। सरकार की शक्ति को सीमित करने के लिए निम्नलिखित प्रबंध किए। पॉइंट नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। पॉइंट नंबर 1, संविधान की सर्वोच्चता। देखिए शब्दों पर खूब ध्यान दीजिएगा। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान दुनिया में बहुत हैं,
सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च कौन होता है? शासक। आपने देखा है पाकिस्तान में 5 संविधान बदल गया। संविधान होना और संविधान की सर्वोच्चता होना दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। यानी संविधान सर्वोच्च है, सरकार हमारे यहाँ। आप याद रखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री हुए संविधान के हिसाब से या अपनी इच्छा के हिसाब से? चीन में शी जिनपिंग संविधान में चेंज करवा लिया। पुतिन ने संविधान में संशोधन कर कहा कि 2036 तक मैं राष्ट्रपति रहूंगा। अब 2036 तक तो खुद ही उनकी उम्र 80-90 साल हो जाएगी, वे पूरा जीवन रहेंगे। हमारे यहाँ मोदी जी ने ऐसा क्यों नहीं कर लिया? नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों, ये तो बिलावजह, ये तो अब देखो लोकतंत्र है, लोगों संविधान खतरे में। एक बार राहुल भैया मुझसे मिले, मैंने कहा भैया ये बताओ संविधान खतरे में कहाँ है, कौन सा अनुच्छेद, कौन सा आर्टिकल खतरे में, कोई भाग बताओ। अरे उन्होंने कहा ये भाग मुझे नहीं पता है, बस संविधान खतरे में है। बस चुनाव में तो मिथ पैदा किया जाता है। इसलिए जरा सोच के देखो बच्चों, संविधान के साथ छेड़छाड़ करना हमारे यहाँ संभव नहीं है। और एक बार इंदिरा गांधी ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, सत्ता पलट दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। संविधान की सर्वोच्चता का मतलब समझते हो? विधि की सर्वोच्चता। विधि बड़ी है, व्यक्ति बड़ा है। अब कई लोग पूछते हैं केजरीवाल जेल में कैसे, केजरीवाल जेल में कैसे? अरे केजरीवाल कौन होते हैं? सीएम बड़ा, डीएम बड़ा या लॉ बड़ा? गलतफहमी मत रखना बच्चों। कई बार जब नया नया कोई आईएएस बनता है, अधिकारी बन जाता है, तो क्या फीलिंग आती है? आज मैं ऊपर, आसमां नीचे ना। इसलिए अभी अभी नए नए आईपीएस ऑफिसर पिछली बार हैदराबाद से ट्रेनिंग लेकर आए थे और प्रधानमंत्री को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा सिंघम बनने की प्रवृत्ति मत रखना, यहाँ कोई सिंघम उंगम नहीं है। इसलिए अब यूपी कैडर के एक आईपीएस है, पत्नी के साथ झगड़ा हो गया था, सीधा रे खोपचे में लिया गया उनको। उनका पत्नी को पीटा कैसे? अब ये सब मामले हैं, ये सब भी दुर्भाग्य है बच्चों। पद मिलने के बाद ही सब लफड़े हो जाएंगे, ये भी जीवन करामात ही है, समझ लो। लेकिन एक बात याद रखना, सरकार बड़ी या संविधान? ये बताइए, जो भी लॉ बना है ये मोदी जी के ऊपर लागू होगा या उससे वो बड़े हैं? अच्छा, लागू होगा। राजा के ऊपर लागू नहीं होता था। राजा जो कह देगा वही विधि। और मैं दोस्तों, ये मुझे तब पता चला जब मैंने बड़ी क्लासिकल फिल्म मुगले आजम देखी। मुगले आजम में अनारकली को डेथ पेनल्टी दी गई थी। उसने आईपीसी किसी धारा का उल्लंघन नहीं किया था, क्योंकि उस समय जिल्ले इलाही शहंशाहे हिंद महाराज अकबर की इच्छा के खिलाफ उसने काम किया था। राजा की इच्छा के खिलाफ काम करिए, यहाँ से यहाँ अलग अलग कर दिया जाएगा। और इस समय आप याद रखिए, इसीलिए यहाँ व्यक्ति का शासन है या विधि का शासन है? संविधानवाद। संविधान का सर्वोच्च होना बहुत बड़ी बात है। दुनिया में हर संविधान होना संविधानवाद होने गारंटी नहीं है। अमेरिका में, भारत में, ब्रिटेन में और कई जगह तो लिखा हुआ संविधान नहीं है, फिर भी संविधान सर्वोच्च है। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? देखिए, व्यक्ति के शासन के साथ समस्या क्या है? देखिए, व्यक्ति भावनात्मक प्राणी है। पहला, व्यक्ति के साथ एक खास बात है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। कई बार तो लोग ऐसे होते हैं, अगर आपके ऊपर उनको फिदा हो गए तो जान दे देंगे, गुस्सा हो गए तो जान ले भी लेंगे। अब कब गुस्सा हो जाएंगे, कब खुदा, पता ही नहीं है। तो भाई ऐसा हमें शासन नहीं चाहिए। हमें से नियम का शासन चाहिए, तर्क का शासन चाहिए। और लॉ ड्राफ्टिंग में बड़ा रीजन यूज होता है, बड़ा रेशनलिटी होती है। इसलिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एक जैसी विधि का सभी के लागू होना। अब अभी आपने पुणे वाला मामला देखा होगा। पुणे का बिल्डर था, सामान्य व्यक्ति थोड़े था वो, मतलब 1000 करोड़ का मालिक है वो। तो खोपचे में चला गया, कैसे? विधि का उल्लंघन किया था। इसलिए भारत में क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या जो विधि का उल्लंघन करेगा वो बड़े घर जाएगा। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये शब्द अपने आप बहुत बड़ा है। यानी संविधानवाद किसकी बताता है? संविधान की सर्वोच्चता। जब संविधान की सर्वोच्चता रहेगी तो डीएम, सीएम, पीएम पर अपने आप कंट्रोल रहेगा। क्योंकि याद रखिए, अगर इनके ऊपर कंट्रोल ना किया जाता
तो पावर ऐसा होता है। देखिए बच्चों, नशा अलग अलग चीज़ों का होता है। नशा शराब में थोड़ी होता है। नशा तो अलग अलग चीज़ों का होता है। कुछ बावरे लोग सोचते हैं शराब में ही नशा होता है। किसी को पैसे का नशा है, किसी को अच्छे बनने का नशा है, अलग अलग नशा होता है। किसी को पावर लेने का नशा है, पावर का भी एक नशा होता है। और एक बार जब मिल जाती है उसका मजा अलग ही है। दिन भर में 4 लोग जय हिंद सर, जय हिंद सर, दन दना के ठोंक रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। कोई उतरे और 5 एसपीजी का सिक्योरिटी गार्ड ऐसे घूर के देख रहे हैं चश्मा लगा के, बताओ। और सबसे बड़ी बात है, जो पीएम बनता है जानते हो कितना बड़ा, जितने बड़ी, ये दिल्ली है। देखो मक्खी परेशान कर रही है मुझे। अरे मेरे दोस्तों, ये दिल्ली है। कैसे, अरे दिल्ली देखना हो, पीएम हाउस के अंदर जाओ एक बार। पीएम हाउस इतना बड़ा है जिसमें आधा मुखर्जी नगर आ जाएगा। उसमें अकेले पीएम रहते हैं, छोड़ के हटने में शामिल। और राष्ट्रपति भवन तो पूछो ही मत। ये नशा होता है पावर का बच्चों, जिसको एक बार मिल जाता। अभी आपको कुछ नशा लगा नहीं है। अभी तो अभी आप इतने भोले भाले बच्चे बन के सुन रहे हो। अच्छा ऐसा भी कोई नशा होता है, पहली बार सुन रहे हैं। अरे अभी तो पिया नहीं है ना। अरे मेरे बच्चों, पद का नशा होता है, याद रखो। बोली, लैंग्वेज, सब कुछ बदल जाती है। वैसा आदमी नहीं रहता। अब बताओ, जो आदमी पावरफुल हो जाएगा उसको सामने वाला आदमी मूली, गाजर, मच्छर लगता है। देखेगा किसी को या सबको। इसे याद रखें। लोग कहते हैं कि मर्सिडीज, पोर्शे, बीएमडब्ल्यू में एक्सीडेंट क्यों होता है? उस गाड़ी में बैठ के देखो तब तो। अब आप मारुति में होचो घोचो घोचो करे जा रहे हो, वो क्या उसमें एक्सीडेंट हो गया यार, कमाल की बात है। अरे मेरे बच्चों, यही इसलिए ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स। शक्ति भ्रष्ट करती है, ज्यादा शक्ति ज्यादा भ्रष्ट करती है। इसलिए एक बात याद रखिए, मैंने माना कि मानव स्वभाव अच्छा है, मेरा मानव स्वभाव पर भरोसा नहीं है। मैं व्यक्ति के हाथ में शासन दूं या व्यवस्था बना दूं। माना कि भाई एक राजा बड़ा छा गया होगा, बड़ा नैतिक हो जाएगा, उसका उत्तराधिकारी ऐसा हो, क्या गारंटी है? इसलिए ये संविधानवाद है या शासन की व्यवस्था है? व्यवस्था है। बहुत बड़ा शब्द है बच्चों। अगला पॉइंट लिख लो आप। अगला पॉइंट, सरकार के 3 अंगों के बीच सरकार के, किसने कुछ पूछा? सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया। सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण किया गया। जिसमें पहला अंग विधायिका। लिख नहीं रहे हो बच्चों? क्या हुआ? पहले से लिखा हुआ है तब ठीक बात है। नहीं, अच्छा सुन, तब तो अच्छी बात है। क्या लिखा आपने? जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। सरकार के 3 अंगों के बीच शक्तियों का वितरण करना, जिसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीसरा पॉइंट, संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का प्रावधान। संविधान के द्वारा मूल अधिकारों का प्रावधान आप याद रखिएगा। ये 3 ऐसे एलिमेंट हैं। अब एक तो ये भी कह सकते हैं भाई निर्वाचन होता है। एक खास बात है, देखिए संविधानवाद में कितनी बड़ी विशेषता है। 5 साल के लिए आपको शासन दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर 5 साल में कोई गलतियां आप कर रहे हैं तो लोगों के पास चेंज होने का विकल्प रहेगा।
और अमेरिका वगैरह में तो है कि कोई भी नौकरी परमानेंट नहीं होती, 3 साल दी जाएगी, 4 साल दी जाएगी, जैसे परफॉर्मेंस है फिर उसको हम कंटिन्यू कर देंगे। हमारे यहाँ भी है सरकारी सेवाएं परमानेंट होती हैं, और भाई लोग परमानेंट चाहते भी हैं। इसलिए आप देखोगे संविधान जब लिखा गया, संविधान की सर्वोच्चता बनाई गई, तो इसने सरकार की शक्तियों को सीमित कैसे किया, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित कैसे किया, सरकार को समाप्त नहीं किया। सरकार को सीमित करने के 3 उपाय वही भारत में भी है। संविधान सबसे बड़ा हो गया, सरकार के काम को 3 को बांट दिया, और बांटने से क्या होगा, कोई सीमित नहीं रहेगा। अभी अब देखिए जैसे चंचूड़ रह रह के फॉर्म में आ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, धनखड़ पूर्व अभी उपराष्ट्रपति महोदय धनखड़ ने न्यायपालिका पर थोड़ा सा आक्रमण करना शुरू किया कि आधारभूत ढांचा हम बताएंगे, हम जनता की इच्छा को रिप्रेजेंट करते हैं। तब तक जस्टिस चंचूड़ ने टॉप गियर दबा दिया, इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया, सरकार फिर बैकफुट पे आ गई। एक बात याद रखिए, एक हैं जस्टिस चंचूड़, दूसरे हैं मोदी जी, तीसरे हैं ओम बिरला। ओम बिरला विधायिका को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी जी कार्यपालिका को, और जस्टिस चंचूड़। अब सवाल है, तीनों को बैलेंस बनाए रखा जाए, तीनों शक्तियां एक ही हाथ में दे दी जाए। याद रखिए बच्चों, पहले ये डिवीजन पहले होता ही नहीं था। अच्छा, जब हमारे यहाँ राजा महाराजा होते थे, वही कानून बनाते थे, वही दंड देते थे, वही सबसे बड़े न्यायाधीश होते थे। अब बताओ कहीं सठी आ गया तो आदमी का जीवन चला जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, पहला हम शक्ति को 3 भाग में बांटेंगे, शक्ति एक भाग में नहीं रहेगी। इसलिए आप देखोगे परिवार अलोकतांत्रिक इसलिए होता है कि शक्ति का कंसंट्रेशन एक व्यक्ति के हाथ में, ताऊ जो कहेगा वही होगा, बच्चे कुछ भी कहते रह जाए। इसलिए आप देखोगे कि राजा महाराजा ऐसे काम किया करते थे। एक इतना बड़ा इनोवेशन है संविधानवाद के द्वारा। हमने कह दिया भाई शासन के 3 अंग रहेंगे, एक अंग नहीं रहेगा, और 3 अंग 3 अलग अलग काम करेंगे, एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करता रहेगा। यानी संसद काम है कि नागरिकता के बारे में कानून बना देना, लेकिन उसको न्यायपालिका चेक करेगी या नहीं करेगी? करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का निर्णय सरकार ने बना लिया, न्यायपालिका ने क्या किया? रद्द कर दिया। कार्यपालिका काम है कि निर्वाचन आयुक्तों का अपॉइंटमेंट करना, न्यायपालिका काम ये देखना है कि अपॉइंटमेंट ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, जिससे कोई अनियंत्रित शक्ति का प्रयोग न करे। एक खास बात है, संविधानवाद में क्या होता है? सरकार को सीमित करना। सरकार को सीमित करने के 3 उपाय हैं। अब सवाल है, बाकी संविधानवाद को हम कैसे परिभाषित करें? अगले पैराग्राफ से लिख लीजिए। अच्छा, जो लास्ट एक पॉइंट हमें लिखा है मूल अधिकार का होना, इसको तो हम अलग से हमें मूल अधिकार पढ़ना भी है। इन खास बात देखिए, सरकार बड़ी या नागरिक? क्या? कौन बड़ा? कैसे बच्चों? आपने बताया तो मुझे समझ में नहीं आया। कोई एक व्यक्ति बताइए कि अकेले। अब आपने तो बहुत अच्छी बात कह दी, बस मुझे समझ में नहीं आई कि आपने कहा नागरिक कैसे बड़ी? बताओ मेरे बच्चों। ठीक है, यानी हमसे मोदी जी हैं या मोदी जी से मैं हूं? हाँ, और याद रखिए, अभी तो हमने साइकिल में इतना ग्रीस उस लगा दिया, धनरा के लखनऊ से दिल्ली चली आई। अब हाथी ने अंडा दे दिया, उस पर हमें दुख हुआ। इसलिए मेरे दोस्तों, उधर से साइकिल भेजेंगे, और आजकल राहुल भैया फॉर्म में है, फोटो दिखा रहे हैं संसद में जाके। इसलिए यही जनता है मेरे बच्चों। राजा महाराजा का जमाना गया, अब तो जिसको जनता कहेगी वही शासन में आएगा। इसलिए हमेशा लोकतंत्र में मूल अधिकार बहुत होते हैं। जनता की प्राथमिकता, निर्वाचन से हम तय करेंगे कौन सीएम पीएम और डीएम होगा। मध्य प्रदेश से मामा जी को हटा दिया, बहुत नाराज हुए थे मामा जी। उसके बाद इधर लाए दिल्ली में, कभी भी किसी को हटाया जा सकता है। ये कोई बपौती नहीं है बच्चों। दादा विधायक थे तो चच्चा विधायक होंगे, ये सब नहीं है। पिता थे तो पुत्र होंगे,
जिसको जनता कहेगी वही शासक में आएगा। इसे याद रखिए, हमेशा संविधानवाद में जनता सबसे बड़ी होती है। तो हमेशा सरकार के स्टेटमेंट को ध्यान सुनिए तो बात तो यही कहती है। सरकार खुद ही कहते हैं, आप सांसद विधायक को सुनिए क्या कहते हैं, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है। बस यही भूल जाते हैं, यही गड़बड़ा जाता है। हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है सेवा करने के लिए। ये सवाल एक बड़ी बड़ी, अब उधर लुटियन जोर में इंडिया गेट के आगे जाइए तो जिसको हमने आशीर्वाद दिया उसका बंगलो इतना बड़ा बड़ा, और हम नेहरू बिहार खोपचे में रह रहे हैं। अरे ये समझ में नहीं आता। मोदी जी कहते हैं मैं सेवक मैं सेवक, अरे सेवा करने को तो मैं ही तैयार हूं। एक बड़ी कमाल की बात है। इसलिए मेरे बच्चों, गड़बड़ी कब होती है, हमने तो भेजा है सेवा के लिए, इतनी अच्छी सुविधाएं पाके बस वो भूल जाते हैं। कभी दिल्ली के उस पार आपको रहने को मौका मिले, किसी सांसद के आवास में जाइए, मजे ओह माय गॉड क्या सुविधा है बच्चों। अरे हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल छोड़ते नहीं थे, पुलिस आती थी भाग यहां से, एग्जाम खत्म। हमने कहा भागने का मन नहीं कर रहा है अभी और एग्जाम है। और एग्जाम कौन सा? हमने कहा और दूसरा एग्जाम है। उन्होंने कहा नहीं अब भागो। एक कमरा नहीं छोड़ते थे। जिस दिन राष्ट्रपति ओहर मिलेगा छोड़ूंगा, तलब खून की नदियां बह जाएगी छोड़ने के लिए। लेकिन इधर से बटन दबा, स्मृति ईरानी गई। किसने हटाया मेरे बच्चों? यही है, जनता पहले और जनता का अधिकार है। इसलिए अब सवाल तो यही लफड़ा फंसता है, हम ही पहले हैं। लेकिन दोस्तों कोई मानने को तैयार नहीं। तो एक बार मैं डीएम साहब के ऑफिस में गया, क्या मुंह उठाकर खड़े हो? हमने कहा मैं जनता हूं। क्या ये क्या होता है? सिपाही इसको बाहर फेंक दिया जाए। हमने कहा सर ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, यहाँ संविधानवाद है। उनका क्या बकवास कर रहा है? मेरे बच्चों, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, किताब की दुनिया और है, व्यवहार में और हो रहा है। अभी सब भूल जा रहे हैं हमारी सेवा के लिए गए हुए हैं। लेकिन आप याद रखिए, चिंता मत, धीरे धीरे ऐसा ही होगा। अमेरिका यूरोप में हो चुका है, वहां सरकार का मतलब सेवक ही माना जाता है। यहाँ भी जल्दी जल्दी होगा, बस चिंता मत करो दोस्तों। 10-20 साल दो ऐसा, उसके बाद तो दुख कैसा होगा। जब मैं डीएम साहब को ऑफिस में जाऊंगा, सोफा रखा होगा, पहले चाय कॉफी आएगी, सर क्या लेंगे आप? अरे मेरे दोस्तों, ऐसा सम्मान होना चाहिए। जब कहीं कोई जहाज में जाओ, एयर होस्टेस कैसे बात करती है, नमस्कार सर, स्वागत है आपका, यहाँ बैठ जाइए। कितने प्यार से बात करती है भाई, बताओ। वहां जाके भाव होता है कि मैं मालिक हूं। ये दरोगा जी कैसे बात करते हैं? लेकिन चिंता मत करो, यही बदलेगा। आने वाले समय में डेमोक्रेसी रिफॉर्म ऐसे होगा, डेमोक्रेसी पहिया जैसे जैसे घूमेगा सब कुछ बदल जाएगा। और आने वाले समय में हमारी बहनें, 1/3 तो बहनें संसद में जाएंगी, आधे बागड़ बिल्ले तो ऐसे भाग जाएंगे। उसके बाद आधी महिलाएं होंगी। मुझे बस भूलना मत, इसमें से कोई जाएगा तो अगला नंबर तो आप लोगों का भी हो सकता है ना। लिख लो मेरे बच्चों, क्या लिखा आपने अगले पैराग्राफ से? अब बताओ, प्रधानमंत्री आवास में मक्खी घुस जाएगी? मक्खी पर मुकदमा हो जाएगा मेरे बच्चों, एसपीजी पर कार्यवाही हो जाएगी। मक्खी कैसे घुसी? अब बताओ, ये संप्रभु है। इसी बात में थोड़ा विश्वास कई बार हिलता है। लिख लो, कोई बात नहीं है। क्या लिखा आपने? हाँ, अगले पैराग्राफ से। संविधानवाद संविधानवाद सीमित शासन का पर्याय है। संविधानवाद सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित शासन का पर्याय है, जिसे संवैधानिक सरकार के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। संविधानवाद सीमित शासन का पर्याय है, जिसे संवैधानिक शासन के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। संवैधानिक शासन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अंतिम पॉइंट,
प्रत्येक संविधान प्रत्येक संविधान प्रत्येक संविधान संविधानवाद की स्थापना नहीं कर सकता। प्रत्येक संविधान संविधानवाद की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि चीन, उत्तर कोरिया क्योंकि चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों में संविधान विद्यमान है। चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों में संविधान विद्यमान है, लेकिन संविधानवाद नहीं है। चीन, उत्तर कोरिया जैसे देशों में संविधान विद्यमान है, लेकिन संविधानवाद नहीं है, जिसके कारण निम्नलिखित हैं। जिसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला, शासकों की सर्वोच्चता या व्यक्ति की सर्वोच्चता। जिसके कारण निम्नलिखित है। पहला, शासकों की सर्वोच्चता या व्यक्ति की सर्वोच्चता। दूसरा पॉइंट, सरकार का असीमित और निरंकुश होना। दूसरा पॉइंट, सरकार का असीमित और निरंकुश होना। सरकार का असीमित और निरंकुश होना। तीसरा पॉइंट, नागरिकों के अधिकारों की अनुपस्थिति। नागरिकों के अधिकारों की अनुपस्थिति और सरकार की शक्ति की प्राथमिकता। नागरिकों के अधिकारों की अनुपस्थिति और सरकार की शक्ति की प्राथमिकता। ये अब देखेंगे। इसका मतलब हमने जस्ट उसी बात को उलट दिया। जहां संविधानवाद है उसकी विशेषताएं क्या हैं, और जब उसी बात को हमने बिल्कुल अपोजिट कर दिया। इसका मतलब है संविधानवाद कहां नहीं होगा, जहां संविधान तो होगा, लेकिन क्या होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी या शासक की सर्वोच्चता। शासक की सर्वोच्चता हो जाएगी। दूसरा, इसका मतलब है, अब बात को फिर शब्दों को ध्यान से देखिए, विधि होना जरूरी है या विधि का शासन होना चाहिए। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां लॉ नहीं है। विधि का शासन कम देशों में है। इसलिए सरकार होना अलग बात है, संवैधानिक सरकार होना अलग बात है। शब्दों को हमेशा हम ध्यान सुनते हैं कि सरकार तो हर जगह है। संवैधानिक सरकार का मतलब संविधानवाद, संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब है जहां नागरिकों के अधिकार प्राथमिक हो, तो जहां सरकार बड़ी हो जाएगी, जहां शासक बड़ा हो जाएगा, वहां पे संविधानवाद नहीं होगा। सरकार हो सकती है, संविधान भी हो सकता है। इसलिए अब आप देखेंगे दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां संविधान न हो। म्यांमार में संविधान है। संविधान का मतलब है शासन चलाने का एक दस्तावेज हो, तो हर जगह होगा। लेकिन संविधानवाद हो ये जरूरी नहीं है। हेडिंग चेंज कर लीजिए। फिर संविधान क्या है, अगला हेडिंग है। कुछ यहां तक पूछना हो तो आप बताइएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा सीजीआई की नियुक्ति में अरे सीजीआई की नियुक्ति अभी बता देंगे, अभी तो बेसिक बात मैं बता रहा हूं। अब सीजीआई की नियुक्ति है, किसी ने पूछा है भारतीय संविधान उद्धार का थैला है। अभी तो ये सब बताया ही नहीं मैंने। क्या लिखा आपने? संविधान लिख लीजिए, पहला पॉइंट। विश्व में पहली बार
किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। किसी पूछा सरकार क्षेत्र पर शासन करती है या व्यक्तियों पर? दोस्तों, अब ये डिवीजन करना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं भाई क्षेत्र में व्यक्ति ही तो रह रहे हैं। लोकतंत्र की मान्यता तो ये है कि हमारे ऊपर शासन कोई क्या करेगा, भाई हम तो संप्रभु हैं, सर्वोच्च है। तो सरकार नागरिक पर शासन करने के लिए नहीं, नागरिकों की सेवा के लिए है। तो ये डिवीजन बड़ा थिन है कि ना, आप कहेंगे भूभाग पर सरकार है या व्यक्तियों पर? दोनों पे है। अरे भाई भूभाग पे है तो केवल हिमालय पर सरकार थोड़ी बैठी रहेगी कि भूभाग की रक्षा करती रहे, वहां से कोई इधर ना पाए उधर इंडियन ओशन बैठ जाए। व्यक्ति पे होता है, लेकिन व्यक्ति पे शासन नहीं करती, व्यक्ति की। लेकिन कमाल की बात है, सेवा, यही तो बात समझ में नहीं आती यार। सेवा करने वाले इतनी अच्छी पोजीशन में देख रहे हैं और इधर। अब मेरे दोस्तों देखो, एक बात आप देखते हो, मोदी जी के पहले की फोटो देखो, अभी की फोटो देखो, और ये, अब मैं तो देखता हूं जस्टिस चंचूड़ 64 साल में एकदम जवान हुए जा रहे हैं। ये जानते हो किसका असर है? यहां मेरे बच्चे अभी तैयारी करने वाले, बताओ ऐसे बैठे हुए हैं। मेरे बच्चों जानते हो किसका फर्क है? पावर का फर्क है बस। अब भाई वहां जितनी सुविधाएं हैं, पता चला कि यहां सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए अब ये डिफरेंस होता है, इसी के लिए डेमोक्रेसी लगातार काम करती रहती है, कैसे इस गैप को दूर किया जाए। लेकिन सरकार शासन के लिए नहीं, सरकार सेवा के लिए है। सरकार निगरानी के लिए नहीं, सरकार सेवा के लिए है। लेकिन कहीं कहीं उसको निगरानी करनी पड़ जाती है, क्योंकि हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकी लोगों के जीवन चयन को बाधित कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे के जीवन को बाधित करेगा तो वहां से तो फिर खतरा उत्पन्न होगा। तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री, बड़ी थिन लाइन है, मतलब पतली रास्ते पे चलने जैसा है। क्या लिखा आपने? हाँ, क्या लिखा आपने? हाँ हाँ, पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखा गया। पहली बार अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखा गया। दूसरा पॉइंट, संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संविधान सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है। विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता है तथा उन अंगों पर विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण करता था, उन अंगों पर सीमांकन भी स्थापित करता है। तथा उन अंगों पर सीमांकन भी स्थापित करता है। अगला पॉइंट, अगला देखिए, आप कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ पे पीटी में खास तौर पे कई बार बड़ी बेसिक सी बात पूछ दी जाती है। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका भी है। और कई बार हम कहते हैं कि भारतीय संविधान की विशेषता में यह भी उल्लिखित है कि सरकार की शक्तियों के अलावा यानी कैसे समाज को बदलाव किया जाए, यानी हमारे यहाँ वंचित वर्गों का कैसे उत्थान किया जाए, समाज में परिवर्तन कैसे किया जाए, ये संविधान का पर्पज है। लेकिन कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इतनी बात आपको पूछी जाए कि संविधान की प्राथमिक बात क्या है, तो सरकार के 3 अंगों का उल्लेख करना और उन सरकार की शक्तियों पर सीमांकन भी करना, यही सरकार होने का प्राथमिक मतलब है, ये संविधान होने का प्राथमिक मतलब है। बाकी बातें सेकेंडरी तौर पर आएंगी। तीसरा लिख लीजिए।
अमेरिका, भारत, अमेरिका, भारत जैसे देशों में संविधान के माध्यम से ही अमेरिका और भारत जैसे देशों में संविधान के माध्यम से ही संविधानवाद की स्थापना की गई है। संविधान के माध्यम से ही संविधानवाद की स्थापना की गई है। अब देखिए, जिसे विधायिका कहते हैं, सरकार के 3 अंग हैं, तो विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? विधि का निर्माण। विधायिका का काम है विधि का निर्माण। संविधान संशोधन। विधायिका का मूल काम क्या है? विधि का निर्माण और संविधान संशोधन। कार्यपालिका काम क्या है? नीति का निर्माण और विधियों का क्रियान्वयन। नीति का निर्माण और विधियों को लागू करना। इसके बाद न्यायपालिका काम क्या है? न्यायपालिका काम क्या है? मूल अधिकारों की रक्षा। संविधान की व्याख्या। और विवादों का समाधान। विधायिका काम क्या है? विधि का निर्माण और संविधान का संशोधन, ये विधायिका काम है। कई बार विधायिका का नाम है व्यवस्थापिका, बात एक ही है। विधायिका कहिए, व्यवस्थापिका कहिए, बात एक ही है। अभी इसमें हम और भी अंतर आपको बता देंगे। कार्यपालिका, कार्यपालिका का मतलब क्या है? नीति का निर्माण। अब देखिए, शिक्षा नीति है, ये नीति है, यानी विधि के नीचे पॉलिसी आती है। और पॉलिसी का मतलब होता है कि ये संसद के द्वारा नहीं बनाई जाती। अब ये एक्ट ईस्ट, विदेश नीति, आर्थिक नीति, आर्थिक नीति बनाती है, यानी सरकार के संचालन का रोड मैप बनाने के लिए क्या बनता है? पॉलिसी। और व्यक्तियों के जीवन को नियंत्रित करने के लिए और व्यक्तियों के जीवन को सुविधा पहुंचाने के लिए क्या बनती है? लॉ। लॉ सरकार के साथ बदलता नहीं है, लॉ सरकार के साथ बदलता नहीं, पॉलिसी सरकार के साथ बदल जाती है। लॉ के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान है, पॉलिसी तो हमारी इच्छा पर है, यानी हम इसको भाई स्टार्टअप पॉलिसी है। तो अगर कोई स्टार्ट ना करे तो क्या उसको सरकार आके पीटेगी, कहीं स्टार्ट नहीं कर रहे हो? भाई जो स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको सुविधा दी जाएगी, जो नहीं करना चाहते हैं उसे कोई फर्क नहीं है। इसलिए, और न्यायपालिका क्या है? अंपायर है। न्यायपालिका की भूमिका क्या है? अंपायर है। और अंपायर लास्ट में देख के बताएगा कैच सूर्या के द्वारा सही लिया गया था या नहीं। और जस्टिस चंद्रचूड़ क्या है? और इसलिए याद रखें दोस्तों, अंपायर से लोग नाराज हो जाते हैं। अंपायर जब एलबीडब्ल्यू आउट होता है तो सोचते हैं कि बल्ला पटकते हैं, बल्ला पटको चाहे सिर पटको। और आजकल तो रिव्यू लोग ले सकते हैं, आजकल अंपायर के डिसीजन पे भी रिव्यू का प्रावधान है, हमारे न्यायालय में भी है। ये सरकार के 3 अंग हैं। लेकिन ये 3 अंग बड़े हैं या संविधान बड़ा है? जस्टिस चंद्रचूड़ बड़े हैं, संविधान बड़ा है? संविधान बड़ा है। लेकिन विधायिका बड़ी है या कार्यपालिका, न्यायपालिका? कौन बड़ी है? आगे हेडिंग लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का पृथक्करण। अच्छा, आपने जवाब नहीं दिया। तीनों अंगों में कौन बड़ा है? कौन बड़ा है मेरे बच्चों? कौन बड़ा है?
नहीं, बैलेंस तो है ही है। फिर भी अगर पूछा जाए, भाई हमारा संविधान कहता है तीनों में सर्वोच्चता की बात मत करिए, तीनों का अपना अपना प्रभाव है। लेकिन मेरे बच्चों, आपने अपनी बात को पहले कह रहे हो मैं सर्वोच्च हूं, मैं सर्वोच्च हूं, फिर कह रहे हो न्यायपालिका सर्वोच्च है। अरे आपको यहां से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रिंकिया के पापा। यहाँ के सांसद कौन है? मनोज तिवारी। यानी मेरे दोस्तों, मेरी इच्छा का रिप्रेजेंटेशन मनोज तिवारी कर रहे हैं, जैसे चंचूड़ कर रहे हैं। यहाँ पे दिलीप पांडे विधायक हैं, और कभी विधायक सांसद को बुलाओ शादी में, कार्यक्रम में, तो आ जाएंगे। जैसे चंचूड़ को बुला के दिखाओ दे मुझे, आएंगे छोड़ना, बात भी नहीं करेंगे। कमाल की बात है। अरे लोकतंत्र देखो, लोकतंत्र का शाब्दिक मतलब है कि मेरी इच्छा का शासन। लोकतंत्र का मतलब है मैं ही शासन करूं। अब लेकिन 125 करोड़ के लोग हैं, तो दोस्तों आपस में लड़ पड़ेंगे कि मैं शासन करूंगा, मैं शासन करूंगा। इसे अंतिमतः काम करना पड़ेगा कि हमें अपनी इच्छा ट्रांसफर करनी पड़ेगी, तो इसलिए चुनाव करवाना पड़ा। लोकतंत्र का शाब्दिक मतलब है कि मेरा का शासन जनता का। अब्राहम लिंकन का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए शासन। लेकिन जरा सोच के देखिए, अभी तो हमारे यहाँ 800 सांसद नहीं बैठ सकते संसद भवन में। जिस दिन 125 करोड़ भारतीय बैठ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? कैसे शासन करेंगे? बैठ तो मान लो कहीं हमने बैठवा ही दिया, करेंगे क्या? इसलिए मेरे बच्चों, अब देखो, जब छोटे छोटे देश थे, अब मान लो गांव में संभव है, ग्राम सभा में संभव है कि पूरी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाए, क्योंकि ग्राम सभा की बैठक में 1000 लोग आ गए, वहां तक तो मैनेज कर लेंगे। इसलिए लोगों ने क्या कहा कि भाई देखो, लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का शासन नहीं, कुछ ऐसा इंतजाम करो कि जनता अपने पावर को ट्रांसफर कर दे, अपनी इच्छा को ट्रांसफर कर दे, राइट को नहीं। अच्छा बताइए, मनोज तिवारी को हमने फंडामेंटली ट्रांसफर कर रखा है या अपनी इच्छा ट्रांसफर करके रखी है? और हमारी इच्छा है कि थोड़ा सा इसका विकास हो जाए, हमारी इच्छा है वजीराबाद ऐसा हो जाए जैसा मुखर्जी नगर है। वही यहाँ के लोगों की इच्छा तो यही तो होगी, यही तो हमारी इच्छा है कि बच्चों को रोजगार मिल जाए, हमारी इच्छा है कि सड़कें अच्छी हो जाए, महिलाओं को सुरक्षा मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। तो मैं किससे जाके बताऊंगा? इसे याद रखना, डेमोक्रेसी का लॉजिक है कि जो हमारी इच्छा को कैरी करती है वो इंस्टीट्यूशन बड़ी है। इसलिए मेरे बच्चों, हमेशा विधायिका बड़ी मानी जाती है डेमोक्रेसी में। अरे देश में चुनाव जितना भी आप देख रहे हो, जिस घर में आप निकल नहीं सकते थे, उस गर्मी में नेता भूत जैसा दौड़ रहे थे। अखिलेश भैया देखो क्या साइकिल लेके दौड़ रहे थे, राहुल गांधी। और उधर मोदी जी 75 साल की उम्र में दे रैली, दे धनादन, दे धनादन। उधर दीदी भालोवाची। मेरे दोस्तों, न्यायपालिका हमेशा दिल्ली के खोपचे में रहती है, इसको पता नहीं इंडिया कैसा है। इंडिया को जानना हो तो विधायकों से पूछो, सांसदों से। प्रधानमंत्री की एवरेज सभा लगभग हर तीसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है। अरे भारत में 550 डिस्ट्रिक्ट है, कई लोग तो नाम तक नहीं जानते, और प्रधानमंत्री जाके वहां सभा कर रहे हैं, तो लोगों के बारे में जानते हैं कि नहीं? भाई जब कहीं सभा कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना पड़ेगा, वहां की समस्या के बारे में मोहित भाषण देंगे आप? बहुत बड़ी बात होती है मेरे बच्चों। इसलिए जो हमारी इच्छा का रिप्रेजेंटेशन करेगा वही डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा होगा। आगे लिख लीजिए, सेपरेशन ऑफ पावर। क्या लिखा आपने? हाँ, ये पहला पॉइंट। सरकार की शक्तियों को सीमित और नियंत्रित करने के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित और नियंत्रित करने के लिए सरकार की शक्तियों को सीमित और नियंत्रित करने के लिए तथा स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा हेतु स्वतंत्रता और अधिकारों की रक्षा हेतु शक्ति पृथक्करण का विचार अपनाया गया। स्वतंत्रता अधिकारों की रक्षा हेतु शक्ति पृथक्करण का विचार अपनाया गया।
शक्ति पृथक्करण का विचार अपनाया गया। अगला पॉइंट, अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण निम्नलिखित स्तर पर पाया जाता है। अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण निम्नलिखित स्तर पर पाया जाता है। पॉइंट नंबर 1, सरकार के तीनों अंगों के कार्य अलग होते हैं। सरकार के तीनों अंगों के कार्य पृथक होते हैं, अलग होते हैं। पॉइंट नंबर 2, सरकार के तीनों अंगों के पदाधिकारी भी अलग होते हैं। सरकार के तीनों अंगों के पदाधिकारी भी अलग होते हैं। और पॉइंट नंबर 3, सरकार के तीनों अंगों के कार्यकाल भी पृथक होते हैं। तीनों अंगों के कार्यकाल भी पृथक होते हैं। इसलिए अगर आप देखेंगे बेस्ट सेपरेशन ऑफ पावर कहां पाया जाता था? अमेरिका में। अब देखेंगे तीनों का सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है तीनों अंगों के पहला कौन क्या अलग होगा? कार्य तो स्पष्ट है। दूसरा अंतर क्या होगा? कार्यकाल। यानी अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन 6 साल के लिए, प्रतिनिधि सदन का 2 साल के लिए, राष्ट्रपति का 4 साल के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अभी अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, तो जब तीनों का चुनाव अलग अलग होता है। हमारे यहाँ देखिए ऐसा नहीं हुआ। अभी जो लोकसभा चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, ये विधायिका का चुनाव था, कार्यपालिका का, दोनों का। भाई कार्यपालिका मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कार्यपालिका में तो स्थायी कार्यपालिका भी है। आईएएस अधिकारी कहाँ पे हैं? कार्यपालिका में। लेकिन वो कार्यपालिका कैसे हैं? स्थायी। स्थायी का मतलब एक बार बस सर्विस में चले गए, हटना नहीं है। समस्या केवल अंदर जाने तक है। अस्थायी का मतलब हर 5 साल में टेस्ट देना पड़ेगा, हर 5 साल में परीक्षा पास करनी पड़ेगी। ओएच परीक्षा चुनाव की, जनमत का टेस्ट पास करना पड़ेगा। उसके बाद पता चलेगा कि आप अंदर या बाहर। कुछ लोग अभी टेस्ट देने की तैयारी फिर कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ये सप्लीमेंट्री दे रहे हैं, यानी पूरक परीक्षा होती है। इसका मतलब है कि कार्यपालिका और विधायिका, अमेरिका में कार्यपालिका का चुनाव अलग होता है, विधायिका का चुनाव अलग होता है, दोनों मिक्सअप नहीं होते। और कई बार तो अमेरिका में ऐसा होता है, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट का मतलब हमारे यहाँ का राज्यसभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब हमारे यहाँ का लोकसभा। कई बार तो ऐसा होता है सीनेट और रिप्रेजेंटेटिव हाउस में कोई और दल का बहुमत, राष्ट्रपति किसी और दल का। अमेरिका में ऐसा खूब होता है। और पदाधिकारी जो सीनेट का सदस्य होगा वो कार्यपालिका का भाग नहीं हो सकता। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है तो वो मंत्री बनना है। हमारे यहाँ मंत्री बनने के लिए किसका भाग होना चाहिए? सांसद। अमेरिका में मना किया गया है, जो मंत्री होगा वो सांसद नहीं होगा। इसे सेपरेशन ऑफ पावर जबरदस्त देखना हो तो कहाँ आप देखेंगे? अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर है, चेक एंड बैलेंस भी है। चेक एंड बैलेंस है। कौन किसको चेक करता है? न्यायपालिका किसको चेक करती है?
विधायिका और कार्यपालिका को। अच्छा, विधायिका न्यायपालिका को चेक कर सकती है कि नहीं? विधायिका न्यायपालिका को अच्छा, चेक चेक का मतलब क्या है? देव, आपने शतरंज खेला है? अच्छा, आपने किसी को नियंत्रित किया? चेक एंड बैलेंस, बड़े भारी भारी शब्द मैंने यूज कर दिए। अच्छा बताइए, आप 3 बच्चों के साथ पार्टनरशिप में रहते हैं या 2 के साथ? अच्छा, कमरे में सेपरेशन ऑफ पावर है कुछ? अच्छा, दूसरी बात, एक बात याद रखा, अगर अकेले कमरे में रहोगे बच्चों, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पता नहीं क्या ला के पी रहे हो शाम को। अब कई बच्चे तो अपने तरीके लोग मिला लेते हैं, पता है 2 नहीं पीता था, उसको भी टेस्ट ले लो, दवा है दवा, वैसे भी मिला रहता है। लेकिन अगर कोई होशियार बच्चा है तो आपको, इसलिए बच्चे कई बार घर पे रहने पर चेक एंड बैलेंस रहता है बच्चों पर। घर पे रहने पे क्या खाया है क्या पिया है माँ चेक करती रहेगी, ताऊ चेक करता कब आया कब आया। एक बार दिल्ली में आ गए फिर तो चेक एंड बैलेंस खत्म। इसलिए अमेरिका में चेक एंड बैलेंस है, न्यायाधीशों को महाभियोग ला सकती है विधायिका। ये चेक एंड बैलेंस देखिए, विधायिका पर वीटो का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हटा सकती है विधायिका। एक दूसरे को लगातार चेक और बैलेंस करते रहते हैं, एक दूसरे को लगातार चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। एक बात इसे लिख लीजिए अगले पैराग्राफ से। भारत में शक्ति पृथक्करण केवल कार्य के रूप में पाया जाता है। भारत में शक्ति का पृथक्करण केवल कार्य के रूप में या कार्यों के पृथक्करण के रूप में पाया जाता है। भारत में शक्ति पृथक्करण केवल कार्यों के पृथक्करण के रूप में पाया जाता है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल एक होता है। क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका का कार्यकाल एक होता है। विधायिका कार्यपालिका का कार्यकाल एक होता है। और हमारे यहाँ क्या है, मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है। कार्यपालिका में जाने के लिए किसकी मेंबरशिप चाहिए? विधायिका मेंबरशिप विधायिका चाहिए। अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का पर्पज एक ही है, क्योंकि सरकार पर नियंत्रण संतुलन बनाए रखना, ये सेपरेशन ऑफ पावर है। अब एक ही शब्द बच रहा है, इसके बाद हम बेसिक बात शुरू कर देंगे। अगला शब्द है लोकतंत्र। हेडिंग चेंज कर लीजिए। चेक एंड बैलेंस भी लिखवा दें, आप बाद में बता देंगे आपको। नियंत्रण संतुलन ये लिखवा दें आपको, एक लाइन लिख लीजिए बस इसी में। अगला पॉइंट लिखिए, फिर उसके बाद लोकतंत्र बताएंगे। लिख लीजिए, सरकार के तीनों अंगों के द्वारा एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित किया जाता है। सरकार के तीनों अंगों के द्वारा एक दूसरे को नियंत्रित और संतुलित किया जाता है। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है, क्योंकि अब इसका अपोजिट है, कार्यपालिका
विधायिका को नियंत्रित करती है क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी विधि पर वीटो कर सकता है। कार्यपालिका विधायिका को नियंत्रित करती है क्योंकि राष्ट्रपति किसी विधि पर वीटो का प्रयोग कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करती है। न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों को नियंत्रित करती है। दोनों को नियंत्रित करती है क्योंकि दोनों के कार्यों का अवलोकन करती है। क्योंकि न्यायपालिका दोनों के कार्यों की परीक्षा करती है, अवलोकन करती है। दोनों कार्यों की परीक्षा करती है या अवलोकन करती है। अब लास्ट में एक शब्द और शायद बच रहा है कि लोकतंत्र। बाकी शब्दावली मैं बता दी आपको। लास्ट में एक शब्द और है लोकतंत्र, उसके बाद फिर हम पॉलिटी शुरू कर देंगे। फंडामेंटल राइट कर ले, बाकी कल कर लेते हैं आज के लिए बस, या लोकतंत्र भी कर ले। आज थोड़ा गर्मी भी ज़्यादा लग रही है तो कल कर लेते हैं। आज के लिए इतना है।